हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। जैसा कि आप सबसे हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपके क्लैट के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको सॉल्व करने वाले हैं, और उसके साथ साथ आपका जो लीगल रीजनिंग का सिलेबस है वो आपका ऑन गोइंग है, जिसमें हम अभी आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी क्लैट एग्जाम की फाउंडेशन को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यू कैन लाइक द वीडियोस एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको ये जो वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो पूरी कंसिस्टेंट तरीके से चलती रहे। तो अब उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधे हम आ जाते हैं क्लैट 2019 के क्वेश्चन पेपर पर। अब जो क्लैट 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आज हम लीगल रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो आपका क्लैट 2019 का पेपर है उसका पैटर्न और आज के टाइम में जो क्लैट का पेपर है उसका पैटर्न कंप्लीटली अलग है। लेकिन फिर भी हम आपका जैसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपके प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे, और अब आज के टाइम में अगर आप देखोगे अब आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। लेकिन फिर भी हम क्लैट 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए आज के टाइम पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं जो पुराना वाला पैटर्न था उससे इंटरलिंक्ड है। बस फर्क क्या है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझेंगे। जैसे अगर हम आज के टाइम में क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल दिया गया और उसी के बेस पे एक फैक्ट दिया गया, और आपको उसमें बताना है कि ये फैक्ट कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, या इस फैक्ट को हमें इंटरप्रेट करके ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकता है इसमें। तो अब ये क्या है, ये एक लाइट वर्जन है जो आज के टाइम में क्वेश्चन आते हैं। पहले ये जो आपका पैसेज है ना, इसको एक तरीके से आप पैसेज कह सकते हो। पहले आपका ये प्रिंसिपल जो है वन लाइनर था, अब आज के टाइम में जो प्रिंसिपल आता है वो एक तरीके का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, और वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको हर एक प्रिंसिपल से एक फैक्ट आपको दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब उससे पहले, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कंप्लीटली सेम रहते हैं, चाहे आप ये वाले पेपर की बात करो या जो आज के प्रेजेंट टाइम का जो पेपर का पैटर्न है उसके साथ ये कंप्लीटली सेम होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ लीगल प्रिंसिपल एंड देन आफ्टर दैट which may or may not be true in the legal aspect, कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल आपको दिया जाएगा वो हो सकता है लीगल सेंस में करेक्ट भी हो और इनकरेक्ट भी हो सकता है, और ये बात आज के टाइम पे भी उतनी ही सच है। आज भी आपके जो पैसेजेस आते हैं, दैट इज वाई दे आर क्लेमिंग दैट कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस लॉ की लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होना है, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। तो उस ये आप यहां से समझ सकते हो, क्योंकि लॉ आप जो पढ़ के जाते हो वो हो सकता है एक्चुअल एग्जाम में अलग हो, तो लीगल सेंस में वो बात करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसके बाद आपको जो आंसर करना है वो कंप्लीटली प्रिंसिपल पे फोकस्ड होना चाहिए। मतलब आपको प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है, प्रिंसिपल को ही इंटरप्रेट करके आपको आंसर निकालना है। सो दीज आर दी गाइडलाइन जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप अभी स्टेज में, अभी आपके एग्जाम के लिए अच्छा टाइम है, तो आप अपनी तैयारी भी करें और उसके साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करें, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि भाई आपका जो एग्जाम पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं, और उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को प्लान करना है। राइट? तो ऐसा नहीं है कि भाई जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस पे आएंगे, पहले इसको देख लो, इसके अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कर लेना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 61, इट सेज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल, कि जो एक्सेप्टेंस है प्रपोजल की वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल, कि जो एक्सेप्टेंस है वो उसी बात पे दी जानी चाहिए जिसके लिए प्रपोजल दिया गया था। तो अब ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप ये चीजें पढ़ते हो कि जो आपका एक्सेप्टेंस है, जो आपका प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन ऑन द सेम। जैसे आपका प्रपोजल आया, प्रपोजल पे आपकी एक्सेप्टेंस आ गई, राइट? ये हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कि आपने क्या किया, आपने ऑफर दिया या आपने प्रपोजल दिया, तो प्रपोजल पे क्या आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई, तो वो क्या बन गया, वो आपका एक तरीके से प्रॉमिस बन गया। और फिर जब उसके साथ कंसिडरेशन आ गई तो वो एग्रीमेंट बन गया, और जब उसके साथ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ गई तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो हमें ये समझना होता है कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस के साथ साथ अगर आपकी क्या आ जाती है, कंसिडरेशन आ जाएगी, तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन आपका क्या बन जाएगा, आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। एंड व्हेन दिस एग्रीमेंट बिकम इन्फोर्सेबल बाय लॉ,
तो वो क्या बन जाता है, तो वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब अगर आप ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो तो आपको ये पहले ही पता है कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजल पे दी जानी चाहिए, जिस बात के लिए प्रपोजल दिया गया उसी बात के लिए एक्सेप्टेंस दी जानी चाहिए। दैट इज द बेसिक थिंग जो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में पढ़ते हैं। अब इसमें आपको फैक्ट दे रखा, ए मेड अ प्रपोजल टू बी टू सेल अ चेयर फॉर 500 रुपीज। अब ए ने बी को एक ऑफर दिया, एक प्रपोजल दिया कि वो क्या है, वो एक चेयर को सेल करना चाहता है फॉर 500 रुपीज, लेकिन बी है वो डिजायरस है बाइंग दैट चेयर एट 400। हमारी एक इंडियन मेंटालिटी होती है ना, वी नेगोशिएट ऑन थिंग्स। तो अगर शॉपकीपर ने ऑफर दिया कि आई वांट टू सेल दिस चेयर एट 500 रुपीज, तो हमारी क्या मेंटालिटी होती है, भाई कुछ तो कम कराएंगे ना। तो अब उस पर क्या बोला गया कि ही वांट्स टू बाई एट 400। तो ये क्या हो गया, ये ऑफर आया 500 के लिए, लेकिन ये इसने इसको काउंटर ऑफर कर दिया 400 के लिए। तो ये क्या हो गया, ये मिरर इमेज नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। आप समझ गए, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजल पर ही दी जानी चाहिए। तो अब ये क्या है, जैसे अब यहाँ पे दे रखा है बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, बी ने ऑफर को तो एक्सेप्ट नहीं किया, बी ने तो काउंटर ऑफर दे दिया 400 का। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो बी है उसने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट क्लियर। अब ये क्या है भाई, पूरी क्लैरिटी है, इट इज नॉट क्लियर जैसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। सो आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। और इनका जो डिफिकल्टी लेवल है बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर आप अपनी बिगिनिंग स्टेज पे भी हैं तैयारी के, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ताकि आपके इनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी तैयारी के जो स्टेप्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं। एन एग्रीमेंट विद अ बॉय हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इज नॉट इन्फोर्सेबल। कि अगर जो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ये क्या है, जो इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें से एक इसेंशियल एलिमेंट होता है एज का, कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब वही यहाँ पे दिया गया कि एक एग्रीमेंट विद अ बॉय हु इज बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स इज नॉट इन्फोर्सेबल। कि अगर कोई लड़का है जिसकी एज 18 ईयर से कम है, तो आप उसके साथ क्या है, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते, या वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होगा। अब इसमें इससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें हैं, उसको समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, कोई भी लड़का अगर उसकी एज 18 ईयर से कम है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो अब जब हम लॉ पढ़ते हैं ना, तो आप एक चीज देखोगे कि जो मैन है, मैन वर्ड अगर यूज किया गया तो वो वीमेन को इंक्लूड करता है, अगर वीमेन वर्ड यूज किया गया वो मैन को इंक्लूड करता है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। कि जब तक कि कॉन्टेक्स्ट अलग ना हो। जैसे हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं ना, तो आप उसमें देखोगे आपको ये दिया जाता है स्टार्टिंग में ही कि मैन इंक्लूड्स वीमेन, वीमेन इंक्लूड्स मेन, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज का क्या मतलब होता है कि जैसे कई बार आप देखोगे कि कुछ ऑफेंसेस हैं जो स्पेशली अगेंस्ट वीमेन है, कुछ ऑफेंसेस हैं जो स्पेशली अगेंस्ट मेल है, तो उस केसेस में मेन वीमेन अलग होगा, अदरवाइज उसका मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे बॉय के साथ गर्ल भी इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन लॉ की प्रायर नॉलेज हमें यहाँ नहीं लगानी। वी ओनली नीड टू फोकस ऑन प्रिंसिपल ओनली। इट सेज एन एग्रीमेंट विद अ बॉय हु इज बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स इज नॉट इन्फोर्सेबल। तो ये बॉय की बात की गई ना, और यहाँ पे क्या आ गया, अ मैन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 इयर्स ऑफ एज। तो बॉय के लिए बात की गई और यहाँ पे गर्ल आ गया, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि यहाँ पे हम कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकते। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 62। मूविंग अहेड, दिस क्वेश्चन नंबर 63 इज गिवन। अब आप अगर एक पैटर्न देखो भाई, एक लाइन से एग्रीमेंट के क्वेश्चन है, एक लाइन से कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, और ये आज के टाइम में भी करेक्ट है। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ में आईपीसी सीआरपीसी कर लो, मतलब आज के टाइम में बीएनएस बीएनएसएस कर लो, और सिविल में आपने अगर टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको एक बेसिक लीगल लैंग्वेज के साथ आप फैमिलियर हो जाते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 63 दे रखा है, सेल ऑफ लिकर इज इलीगल, ऑल द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू प्रोहिबिटेड आइटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना जहां पे लिकर को बैन कर दिया गया। तो अब सेल ऑफ लिकर अगर कहीं पर इलीगल है, तो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट को लेकर के, वो क्या होते हैं, वो भी आपके आइज ऑफ लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्रिंसिपल हमें समझ आ गया। नाउ इट सेज ए एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद बी फॉर द सेल ऑफ लिकर। लिकर क्या है, प्रोहिबिटेड आइटम है, इसकी सेल इलीगल है। तो आप अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हो, ए फेल टू सप्लाई दी एग्रीड क्वांटिटी ऑफ लिकर टू बी, और जो ए है इंटर कर गया बी से सेल ऑफ लिकर के लिए, लेकिन ए फेल हो गया सप्लाई करने के लिए लिकर बी को, तो क्या यहाँ पे कोई लायबिलिटी एराइज होगी? वो जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट तो
आइज ऑफ लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आइज ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी एराइज नहीं होगी, राइट। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वी कैन ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट ए। ये तब करेक्ट होता अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आइज ऑफ लॉ में एग्जिस्ट करता। ये कॉन्ट्रैक्ट आइज ऑफ लॉ में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मींस कि बी कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट ए, कि जो बी है वो कोई भी आपका लीगल एक्शन नहीं ला सकता ए के अगेंस्ट। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 63। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 64, अगेन दिस इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देख लो कि पहला जो पैटर्न है एग्जाम का, कितने अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट पे भर भर के दे रखे, उसके बाद वाला भी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट पे। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अब ये चीजें जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उनको लगता है भाई क्या बोल दिया, और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है ना उनको लगेगा अरे ये कैसा क्वेश्चन है। अब जैसे ये देख रहे हैं, कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। आपके प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब जिसको आपने प्रपोजल दिया उसकी नॉलेज में बात आ जाती है। अब जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू सेल माई मोबाइल फोन टू यू। अब जब तक मैं ये सोच रहा हूँ खाली कि यार बेच दूं क्या, तो वो क्या है, वो प्रपोजल नहीं है, वो तो मैं केवल सोच रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई मैं आपको ये फोन सेल करना चाहता हूँ, मतलब मैंने आपको प्रपोजल दे दिया और मेरी प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। कितनी बेसिक सी बात है। तो यही तो होता है नॉर्मल सेंस में, जब मैं आपको बताऊंगा तभी तो कम्युनिकेशन होगी। तो ये क्या होगा, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब वो दूसरे पर्सन की नॉलेज में आ जाता है। अब ए क्या है, ए से भेजता है लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द हाउस ऑफ बी। ए क्या है, एक प्रपोजल भेजता है बी को कि he want to purchase the house of B। तो the communication of proposal is complete when A sent the letter। जब उसने लेटर भेज दिया, क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई? ये तब नहीं होता जब जिस पर्सन को लेटर दिया गया, जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया, जब उसकी नॉलेज में ये बात आ जाती है तब जाकर के हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कम्युनिकेशन की गई वो सामने वाले पर्सन की नॉलेज में कब आती है। जब उसने लेटर भेजा तो क्या वो उसकी कम्युनिकेशन उसकी नॉलेज में आई? आंसर इज नो। अब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कभी व्हेन बी इज वाइफ रिसीव्ड इट। अगर बी की वाइफ ने वो लेटर रिसीव किया तो वो बी के नॉलेज में तो वो बात नहीं है अभी तक, तो ये भी करेक्ट नहीं है। व्हेन द कम्युनिकेशन व्हेन द बी वाइफ हैंडेड ओवर लेटर टू बी, जब बी की वाइफ ने लेटर उसको दे दिया तब क्या उसकी नॉलेज में आई? आंसर इज नो। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर, व्हेन द प्रपोजल कम अक्रॉस हिज माइंड, देन ओनली दी कम्युनिकेशन कंप्लीट। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, जब मैंने जिसको बेचना चाहता उसकी नॉलेज में बात आ गई तो प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। फिर आता है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। हाँ, और फिर उसके बाद अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट क्या प्लेस होगा, प्लेस ऑफ डिस्प्यूट क्या होगा, कोर्ट कहाँ पर हम अप्रोच कर सकते हैं, ये सब चीजें हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सीखते हैं, पढ़ते हैं, और उसी का एक लाइटर वर्जन है जो क्वेश्चन की फॉर्मेट में यहाँ आप देख रहे हो। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 65 दे रखा है, प्रिंसिपल एन एग्रीमेंट में बी इंटर्ड इनटू ओरली इन राइटिंग और बाय कंडक्ट, कि जो एक एग्रीमेंट है वो आप किन किन तरीकों से एक एग्रीमेंट में इंटर कर सकते हो। एक हो गया कि आप ओरली, मतलब आप नॉर्मल कम्युनिकेशन करके कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हो, एग्रीमेंट में इंटर कर सकते हो, या आप राइटिंग में कर सकते हो, या समटाइम्स अपने कंडक्ट से भी आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाते हो, एग्रीमेंट में इंटर कर जाते हो। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप मिल्क का पैकेट लेने गए, आप किसी दुकान के रेगुलर कस्टमर हो, उसके सामने एक पेटी रखी होती है मिल्क की, आपने 10 रुपए वाला मिल्क उठाया, 10 रुपए उसके काउंटर पर रख दिया, आप चले गए। वो क्या है, वो भी एक तरह का एग्रीमेंट है सोशल नेचर का। आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं करी लेकिन आपके कंडक्ट से वो क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। आप कई बार जैसे अगर मान लो डीटीसी की बसेस में आप जाते हो, आप बस में चढ़ते हो, आपने ऑनलाइन क्यूआर कोड स्कैन किया, आपने टिकट बाई कर ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं, आप बस में चढ़े, आपने को जहां से जहां तक जाना है आपने टिकट पर बाई कर ली और हो गया। तो ये है इसका मतलब, एन एग्रीमेंट में बी इंटर्ड इनटू ओरली और इन राइटिंग और बाई कंडक्ट। बाई कंडक्ट का मतलब आपको समझ आ गया, ओरली का मतलब समझ आ गया। A went to the shop of B and picked a toothbrush and gave a check of ₹20 to B and left the shop। अब A क्या करता है, B की शॉप पे जाता है और उसने क्या किया, उसने टूथब्रश लिया और उसको 20 रुपए का चेक दे दिया, वहीं पे छोड़ दिया। तो ये क्या है, ये एक तरीके का एग्रीमेंट बन गया जहां पे उसका कंडक्ट से एग्रीमेंट बना। उसने कुछ प्रोडक्ट लिया और उसके पैसे उसने रख दिए, तो बाई कंडक्ट एग्रीमेंट बन गया। He entered into an agreement with B, correct? He did not enter, नहीं, the payment of cannot be made through the check. A should have carried a currency note, नहीं,
अब अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान से देखो, ये आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जा रही हैं। ये क्या है, ये एक मेयर एडवाइस है। लेकिन ये वाले अगर पॉइंटर्स आप देखते हो, ए इंटर करता है एग्रीमेंट में बी से, या ए इंटर नहीं करता, ए इंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, बाई कंडक्ट इंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 65। अब उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट टू पजेस, राइट टू यूज, राइट टू एलिनिएट, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, एंड सेल इज कंप्लीट व्हेन प्रॉपर्टी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अब आपको ये जो चीजें होती हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, आपके क्या क्या राइट्स होते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अब यहाँ पे दे रखा है जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके क्या क्या राइट आते हैं। राइट टू पजेस, कि आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपकी वो पोजीशन है, आपके पास उसकी पोजीशन है, राइट टू पोजीशन आपके पास है। राइट टू यूज, कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको यूज कर सकते हो। राइट टू एलिनिएट, आप उस प्रॉपर्टी को सेल आगे कर सकते हो। और राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, कि आप उस प्रॉपर्टी से सबको बाहर कर सकते हो, दैट दिस इज माय प्रॉपर्टी। ये सारे राइट्स हैं जो आपको प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। और उसके बाद, और सेल प्रॉपर्टी की कब कंप्लीट होती है, जब ये सेलर से बायर को सेल कर दिया जाता है। गेट ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, इसकी सेल कब कंप्लीट होती है, जब वो ट्रांसफर हो जाता है। आप समझ गए, सेल करने के लिए नॉर्मली लोग सेल डीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसफर का प्रोसेस इनिशिएट होता है। तो जब ट्रांसफर कंप्लीट होता है तब होता है कि ये सेल कंप्लीट हो गई। अब ए ने क्या किया, अपनी कार बेच दी बी को, और बी को रिक्वेस्ट किया ए ने, बी ने ए को रिक्वेस्ट किया कि कार अभी अपने पास रखो ऑन बिहाफ ऑफ बी फॉर 1 मंथ। ए मान जाता है कि जैसे मान लो आप हो, आपने किसी से कार बाई करी, आपके पास पार्किंग के इशूज हैं, तो आपने कहा आप 1 महीने रखो, मैं 1 महीने बाद कार ले जाऊंगा, आपने पेमेंट दे दी। तो अब क्या है इस केस में, अब ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, जब वो सेल हो गई। अब ए ने बी को सेल कर दिया, तो सेल ऑफ कार तो कंप्लीट हो गई ना। सेल ऑफ कार कंप्लीट हुई या नहीं हुई। अब मैं उसकी पोजीशन कहीं पर दे दूं, लेकिन ऑनर तो मैं हूं ना, क्योंकि मैंने सेल कर ली, सेल में मुझे वो कार मिल गई। अब क्या है, द सेल ऑफ कार इज कंप्लीट, इट इज नॉट कंप्लीट, ये तो अगेंस्ट हो गया। सेल विल बी कंप्लीटेड व्हेन बी कीप्स हिज कार इन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ। ये क्या है, ये आपके रिडंडेंट ऑप्शंस होते हैं जिनको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, जिनका आपके ऑप्शंस के साथ कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 66। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। अ पर्सन हु इज यूजुअली मैड बट ओकेजनली नॉट मैड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज नॉट मैड। अब ये सब, ये अगेन कॉन्ट्रैक्ट का बात आ गई आपके पास, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हम मैडनेस के बारे में बात करते हैं, जब हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करते हैं, जो आप क्रिमिनल लॉ में भी पढ़ते हो, जो आप सिविल लॉ में भी पढ़ते हो। क्रिमिनल लॉ में जब हम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पढ़ते हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट आता है कि अगर कोई पर्सन है उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल गई, लेकिन अगर वो अनसाउंड माइंड है तो उसकी कैपिटल पनिशमेंट खत्म कर दी जाएगी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी। वैसे ही अगर आप सिविल साइड पे देखो तो जो आपका ये है ना अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसमें 2 चीजें आती हैं। एक अनसाउंडनेस क्या होती है, इडियट्स, एक होते हैं ल्यूनेटिक। इडियट्स वो लोग होते हैं जो बाई बर्थ पूरी थ्रू आउट द लाइफ वो पागल होते हैं, वो कभी भी साउंड नहीं होते। जो बाई बर्थ पागल होते हैं, मतलब पागल नहीं कह सकते, अनसाउंड माइंड। लेकिन दूसरे लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक वो होते हैं, अब जब हम ल्यूनेटिक की बात करते हैं, ल्यूनेटिक आर दोज पर्सन जिनको फिट्स आते हैं कुछ अंतराल पे, जिनको फिट्स आते हैं कुछ इंटरवल पे। तो जब उनको फिट्स आते हैं उस केस में वो क्या है, वो अनसाउंड हो जाते हैं, और जब उनको फिट्स नहीं आते तो वो साउंड माइंड होते हैं। तो अब ऐसे जो लोग हैं जो समटाइम्स कुछ इंटरवल पे वो साउंड होते हैं, कुछ इंटरवल पे वो अनसाउंड होते हैं। तो जब वो साउंड होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, और जब वो साउंड नहीं होते वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते। राइट, ये इतनी सी बात है। ये जनरली रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मैडनेस, क्यों जनरली मैडनेस में होता है, एंड रियरली बिकम्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। लेकिन रियरली ऐसा होता है कि वो अंडरस्टैंड करता है चीजों को। आप समझ गए, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है? हाँ भाई कर सकता है। जब वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है तो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। ये तो दे रखा है कि एक पर्सन जो यूजुअली मैड है लेकिन ओकेजनली मैड नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज नॉट मैड। तो जब वो पागल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वही दे रखा है भाई, जब वो चीजों को समझता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 67। इसको आप जितना पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप समझ गए, आप कोई भी अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो, वहाँ क्या होता है कि हम एक टाइम के बाद आप हिस्ट्री पढ़ते हो, फिर ये इवेंट हो गया, फिर ये इवेंट हो गया, फिर ये डेट आ गई, फिर वो डेट आ गई, तो उनको भी स्टोरी की तरीके से जब विजुअलाइज करते हो चीज़ों को, समझना बहुत आसान होता है।
लेकिन लॉ के साथ क्या है, लॉ के साथ चीजें आपकी इंटरेस्ट आपका बैठता है और चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ती, ये आपकी नॉर्मल समझ है। आप जो अपने ऑल अराउंड चीजें देखते हो उनका लीगल एस्पेक्ट यहाँ समझते हो, कुछ भी याद करना नहीं, आप अपनी लाइफ में वो चीज फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी, जस्ट यू डोंट नो दैट। An agreement without free consent can be enforced only at the option of the party whose consent was not free। एक एग्रीमेंट जो बिना फ्री कंसेंट के हुआ है वो इन्फोर्स किया जा सकता है ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। मैंने आपसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मैंने आपसे क्या किया, आपकी कंसेंट के बिना आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट केवल आप इन्फोर्स कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करोगे, आप नहीं चाहोगे तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपकी कंसेंट नहीं ली। आप समझ गए, ये बात है कि एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, कि एक जो एग्रीमेंट है जिसमें कंसेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो वो क्या है, वो कैन बी इन्फोर्स ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। तो जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, जो क्या है, इसमें एक होता है इंजर्ड पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसकी कंसेंट नहीं ली गई, वो पार्टी के इंस्टेंस पे ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है। ए ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय पुटिंग अ गन ऑन द हेड ऑफ बी's गर्लफ्रेंड। ए क्या करता है, बी की कंसेंट को ले लेता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है बाय पुटिंग अ गन ऑन व्हाट, बी's गर्लफ्रेंड। अब ये क्या है, अगर हम फ्री कंसेंट के एलिमेंट पढ़ते हैं, वहां आप देखते हो कोर्सन आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है, मिस्टेक आता है, मिसरिप्रेजेंटेशन आता है, फ्रॉड आता है, राइट ये सब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत डिटेल्ड मैनर में करते हैं। तो अब सोचो इतनी सारी चीजें आपकी आ जाती है, ए बी से कंसेंट ले लेता है बाय पुटिंग अ गन, तो मतलब क्या है, श्योर यहाँ पे कोर्जन यूज किया गया। अब उसके बाद दे रखा बी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट, बी कैन नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट। कौन एग्रीमेंट को इन्फोर्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेंट है बी की वो बाई फोर्स ली गई, तो बी ओनली कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट। ए कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट, ए नहीं कर सकता, ए ने तो जबरदस्ती की है, ए कैसे इन्फोर्स कर सकता है, बी के साथ जबरदस्ती हुई है, तो वो चाहे तो इन्फोर्स कर सकता है अगर उसको लगता है उसका बेनिफिट है, अदरवाइज वो उसको क्या कर सकता है, वो उसको कोर्ट से नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। सो ओनली बी कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट एज पर द गिवन प्रिंसिपल राइट हियर। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा स्पीड बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को लगेगा स्पीड बहुत स्लो है। तब YouTube पे आपको ऑप्शन मिलता है, जिसको लगता है स्पीड बहुत ज़्यादा है आप उसको 0.75 पे कर सकते हो, जिसको लगता है स्पीड बहुत कम है तो वो उसको 0.25 या 2 तक भी खींच सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आ गया प्रिंसिपल 69, वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द डिसीजन ऑफ द अदर पार्टी। अब ये केस किसका हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या हो गया कि जब आप किसी चीज किसी पर्सन से डोमिनेटिंग पोजीशन पे होते हो, व्हेन यू कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पीपल, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उस पोजीशन को हम बोलते हैं डोमिनेटिंग पोजीशन। और वो जो ये जो वे है इसको हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इसमें दे रखा वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट वाज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द डिसीजन ऑफ द अदर पार्टी। जब कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में होती है और इस पोजीशन में होती है कोई दूसरे पर्सन के डिसीजन को डोमिनेट कर सकती है इन द कॉन्ट्रैक्ट, it is only enforceable at the option of the party who was in the position to dominate the decision of the other party। चलो इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। इसमें दे रखा where one of the parties to a contract, अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी पोजीशन में थी जो दूसरे पार्टी के डिसीजन को डोमिनेट कर सकती थी, so the contract is only enforceable at the option of the party who was in the position to dominate the decision of the other party। I think there is a mistake कि ये जो आपका स्टेटमेंट है वो पिछले स्टेटमेंट से कंप्लीटली मैच करता है। जैसे अभी हमने उसमें किया ना कि जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है उसके इंस्टेंस में कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स कर सकते हैं, वैसे ही अगर मैं आपकी विल को डोमिनेट कर सकता हूँ, मतलब मैंने आपकी फ्री कंसेंट के बिना आपसे डिसीजन नहीं लिया, तो आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो। आप समझ गए, अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, इसका ये मतलब है। तब इसमें दे रखा अ डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट टू मेक अ पेमेंट ऑफ 10 लाख। डॉक्टर पेशेंट से कहता है 10 लाख की पेमेंट कर दो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फीवर, एंड द पेशेंट पेड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर द ट्रीटमेंट। और उसने प्रॉमिस कर दिया कि भाई बाकी ट्रीटमेंट कर दो, हम 5 लाख रुपए बाद में दे देंगे। After the treatment, the patient recovered from the fever and doctor demanded the remaining amount from the patient and the patient refused to pay। और उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया पे करने से। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट। अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये ठीक है, प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन वही है ना कि प्रिंसिपल
लीगल एस्पेक्ट में सही नहीं है। प्रिंसिपल ठीक है, और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है, द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट। क्यों? क्योंकि पेशेंट ने क्या किया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और समझ लूंगा, यहाँ पे जो पेशेंट है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, आप समझिए, पेशेंट एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। तो अब पेशेंट डोमिनेटिंग पोजीशन पे क्यों? क्योंकि उसने उसके पास उसने पैसा होल्ड कर रखा है डॉक्टर का। अब द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट। डॉक्टर के पेशेंट के अगेंस्ट क्या है, केस इन्फोर्स किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जा सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। When at the desire of one person, any person has done or abstained from doing something, such an act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. अभी हमने जब पहला क्वेश्चन किया था वहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है इसको हमने डिटेल में समझा था कि पहले ऑफर आता है, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस आती है, ये आपका प्रॉमिस बन जाता है। जब प्रॉमिस के साथ साथ आपकी कंसिडरेशन आती है तो वो क्या बनता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है। और जब एग्रीमेंट के साथ आपकी इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जब किसी एक पर्सन की डिजायर पे कोई दूसरा पर्सन कुछ काम करता है या अब्सटेन करता है वो काम को करने के, तो ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड इन कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो ये कंसिडरेशन कहलाता है प्रॉमिस के लिए, ठीक है। अब इसमें दे रखा है एक्स जो कि अंकल है वाई का एक प्रॉमिस करता है कि उसको 1 लाख रुपए देगा एज रिवॉर्ड इफ वो अगर वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट को छोड़ देता है एक साल के अंदर, विद इन अ ईयर, ठीक है। चलो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इस पे हम डिस्कस करते हैं। इट सेज व्हेन एट द डिजायर ऑफ वन पर्सन एनी पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सो सच एन एक्ट, ये जो इस तरह का एक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 70। क्या आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग, फैक्ट पढ़ने आंसर करना है। फैक्ट पढ़ लिया, कंसिडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ एक्स। एक्स ने क्या दिया है यहाँ पे, एक्स जो अंकल है वाई का उसने ऑफर दिया है। कंसिडरेशन जो मूव करेगी वो वाई की साइड से मूव करेगी। कंसिडरेशन क्या है कि उसको स्मोकिंग को क्विट करना है, उसको ड्रिंकिंग को क्विट करना है विद इन अ ईयर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक्ट और एब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। कंसिडरेशन प्रॉमिस के लिए क्या है, ये एक्ट या एब्सटेंस। तो ये मूव किसकी साइड से करेगा, फ्रॉम द साइड ऑफ वाई। उसने प्रॉमिस इसको किया था, वाई को किया था, वाई को ये है हैबिट जो छोड़नी है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की, ठीक है। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 70। अब 50 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ब्रेक चाहिए आप पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, बाकी इतना कुछ हार्ड है नहीं भाई। आदत डाल लो 7 से 8 घंटे पढ़ने की, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो 7 से 8 घंटे पढ़ना ही है। यू कैन नॉट टेक एनी गैप ऑन दैट। क्वेश्चन नंबर 71, प्रिंसिपल लॉ नेवर इन्फोर्सेस एन इम्पॉसिबल प्रॉमिस। इम्पॉसिबल प्रोमिसेस को लॉ कभी इन्फोर्स नहीं करता। जैसे मैं अगर आप देखोगे ना, जैसे जो आज के टाइम पे अभी वैलेंटाइन डे निकल के गया, तो ऐसे आज के टाइम पे जो ये कपल्स वगैरह होते थे जनरली प्रॉमिस क्या प्रॉमिस करते, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद में आशियाना बनाऊंगा। तो अब ये क्या है, ये एक ऐसी बात है जो लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो एक इम्पॉसिबल एक्ट है। तो जो इम्पॉसिबल एक्ट होते हैं उनको क्या है, उनको लॉ इन्फोर्स ही नहीं करता। ऐसा अगर कोई प्रॉमिस करता भी है ना तो वो झूठ बोल रहा है, वो ऐसा कोई प्रॉमिस कर ही नहीं सकता। ए मेड अ प्रॉमिस टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए ने बी को क्या प्रॉमिस किया कि भाई वो खजाना ढूंढ लेगा मैजिक से। अब ये क्या है, ये इम्पॉसिबल बात है। तो अब लॉ क्या है, इसको इन्फोर्स करेगा, लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा। ध्यान से समझना, कितने अच्छे ऑप्शन है, लॉ इसको इन्फोर्स करेगा, लॉ इसको इन्फोर्स नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, लॉ इसको इन्फोर्स नहीं करेगा। ए ऑप्शन क्या है, लॉ विल इन्फोर्स द प्रॉमिस, गलत। लॉ विल इन्फोर्स द प्रॉमिस, गलत। लॉ विल इन्फोर्स द प्रॉमिस, गलत। ओनली वन ऑप्शन, लॉ विल नॉट इन्फोर्स द प्रॉमिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन इन दिस केस, दिस क्वेश्चन नंबर 71। उसके बाद आगे आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 सेज, ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चन नंबर 72 को, when a person who has made a promise to another person to do something and does not fulfill his promise, another person become entitled to receive from the person who did not fulfill his promise compensation in form of money। जैसे अगर कोई पर्सन है वो दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए, हाँ, और वो प्रॉमिस को पूरा नहीं करता, तो जो दूसरा पर्सन है वो इंटाइटल हो जाता है पैसे लेने के लिए, वो इंटाइटल हो जाता है आपसे कंपेंसेशन लेने के लिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा और मैंने आपका सिलेक्शन नहीं कराया,
तो अब आप जो हो ना, मैंने प्रॉमिस किया ना, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, तो जो अनदर पार्टी है, जो आप हो, आप इंटाइटल हो जाते हो कॉम्पेंसेशन लेने के लिए। लेकिन इसकी बात करें हम कॉन्ट्रैक्ट की, व्हेन अ पर्सन हु हैज मेड अ प्रॉमिस टू अनदर पर्सन टू डू समथिंग एंड डज नॉट फुलफिल इट, उसने प्रॉमिस किया कि वो करेगा कुछ लेकिन वो नहीं करता, तो अनदर पार्टी को इंटाइटलमेंट मिल जाती है कि वो कॉम्पेंसेशन रिसीव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो आपको नुकसान हुआ उस चीज से, उसके लिए आप कॉम्पेंसेशन रिसीव कर सकते हो। अब इसमें दे रखा है एक्स मेड अ प्रॉमिस टू वाई टू रिपेयर हिज कार इंजन। एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि उसकी कार का इंजन रिपेयर करेगा और वाई ने उसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट फॉर द रिपेयर, एंड आफ्टर द रिपेयर हो भी गया, हो गई कंडीशन फुलफिल। क्या कॉन्ट्रैक्ट था, यही था ना, एक्स ने प्रॉमिस किया वाई की कार को रिपेयर कर देगा, वाई ने पेमेंट कर दी और रिपेयर भी हो गया। आफ्टर द रिपेयर वाई वेंट फॉर द ड्राइव इन द सेम कार, व्हाइल ड्राइविंग वाई मेट एन एक्सीडेंट ड्यू टू बस्टिंग ऑफ टायर। अब कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया था, उसने कार रिपेयर के लिए प्रॉमिस किया, कार को रिपेयर कर दिया, उसके बाद कार का टायर फट गया जब वो ड्राइव कर रहा था, तो इस केस में वो कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। द आंसर इज नो, एक्स विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव कॉम्पेंसेशन, वाई विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव कॉम्पेंसेशन। एक्स ने प्रॉमिस किया, नुकसान किसको हुआ, वाई को एक्सीडेंट हो गया ना, तो जो यहाँ पे वाई को एक्सीडेंट हुआ ना, तो वाई विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव कॉम्पेंसेशन फ्रॉम एक्स, वाई को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई तुम्हारा काम तो हो गया ना, एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को उसकी कार रिपेयर करने के लिए, उसने कार रिपेयर कर दी, अब आप जा रहे हो, अब कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, तो यहाँ पे वाई को कोई इंटाइटलमेंट नहीं होगा कॉम्पेंसेशन रिसीव करने का। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 72। उसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 73 सेज whoever takes away any movable thing from the land of any person without that person consent is said to commit theft। अगर आप किसी पर्सन के घर से, उसकी लैंड से कोई मूवेबल गुड्स उसकी प्रॉपर्टी से लेके जाते हो उसकी कंसेंट के बिना, इसको हम कहते हैं थेफ्ट। अब क्या होता है, जैसे हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, आईपीसी पढ़ते हैं, जिन बच्चों ने आईपीसी बीएनएस पढ़ा है उनको ये लैंग्वेज पहले ही समझ आती है कि चोरी करना क्या होता है। जब आप किसी के प्रॉपर्टी से मूवेबल गुड को लेकर के एक प्लेस से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देते हो विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड, कि आपकी इंटेंशन क्या होती है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप ये काम करते हो कि आप बाद में उसको उठा के ले जाओगे, भले ही आप तुरंत नहीं लेके जाओ, तो ये क्या है, ये कहलाता है चोरी करना। तो उन बच्चों को इसका एडवांटेज मिलता है जिन्होंने एक बार पहले पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन है, और जो इसको पहली बार पढ़ेंगे उनको ये लगता है भाई कहाँ की बात आ गई, उनको समझने में टाइम लगता है, उनको इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। पूरा पेपर अगर आप कंप्लीट भी करते हो तो आप गलतियां करते हो, आपकी इफिशियंसी नहीं रहती। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है भाई कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप अगर पहले से लॉस पढ़ के जाओगे तो आपके लिए इन क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना और सॉल्व करना टाइम टेकिंग नहीं होगा। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 73। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 74 एंड क्वेश्चन नंबर 75। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75 स्क्रीन पे दे रखा है, आप अपने एंड पे पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हो, एंड देन अगेन यू कैन प्ले द वीडियो एंड देन यू कैन सी आर यू एबल टू गेट द राइट आंसर और नॉट। अब इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन गुड फेथ for the purpose of preventing or avoiding the greater harm or damage to person or property। अब ये क्या बोला गया यहाँ पे कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कि कोई भी वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जिसको आपने गुड फेथ में किया एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द बिगर हार्म। कोई बड़ा नुकसान होने वाला था, आपने कोई छोटा नुकसान कर दिया कि वो बड़ा नुकसान बच जाए। जैसे आपने एक एयरक्राफ्ट वाली वीडियो देखी होगी कि जो एयरक्राफ्ट है, एक क्रेन है, वो मतलब कोई मैल फंक्शन हो जाती है उसकी मशीनरी में और वो एयरक्राफ्ट को हिट करने जा रही होती है, तो जो क्रेन होती है उसको एक दूसरा पर्सन आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, उसको हिट कर देता है और वो क्रेन रुक चली जाती है। तो एयरक्राफ्ट को डैमेज करना बड़ा नुकसान था, इसलिए उस क्रेन को डैमेज कर दिया गया, छोटा नुकसान किया गया, तो ये क्या है, ये गुड फेथ में काम किया गया, तो ये ऑफेंस नहीं है। सो नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द ग्रेटर हार्म। क्वेश्चन ये देखा है, ये जंप करता है स्विमिंग पूल में, एक बॉय हु इज ड्राउनिंग इन द वाटर, उसको बचाने के लिए। ए जंप्स इनटू अ स्विमिंग पूल टू सेव अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। उसके बाद क्या होता है, व्हाइल पुलिंग द बॉय फ्रॉम द वाटर, जैसे ही वो बॉय को क्या है वाटर से बाहर निकाल रहा होता है, ही वाज हिट बाय सी उस पर अटैक कर देता है, और क्या होता है, ए जो है वो बॉय को पानी में छोड़ देता है और वो अटैक करता है सी को, और जो बॉय है वो उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे आप एक तो ये हो गया कि इससे रिलेटेड,
कि उसने ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए अपना वो हार्म होने दिया, उसने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा होने दिया, उस अकॉर्डिंग भी ये करेक्ट है। और दूसरा क्या है, अगर ए की वहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वहां पे कोई उसका कोई एक्शन अराइज नहीं होगा, उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। इसको समझते हैं। ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग द बॉय, ए हैज कमिटेड, बॉय हैज कमिटेड, बॉय हैज कमिटेड। अब देखो दो ऑप्शन को हमें देखना है, दो ऑप्शन आपके बड़े रिडेंडेंट ऑप्शन है। कमिटेड द ऑफेंस ऑफ सुसाइड, गलत बात। बॉय हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ड्राउनिंग, गलत बात। देख ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग बॉय, ए हैज नॉट कमिटेड, तो ए ने क्या है, ऑफेंस थोड़ी किया है, उसने तो ग्रेटर हार्म, उसने अपनी जान बचाई है, उसको जान ना बचा के, आप समझ गए, तो उसने ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए छोटा सा हार्म कॉज किया। चलो ये होगी यहां तक की बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 सेज कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट पार्टली बाय एन ओमिशन इज एन ऑफेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट। क्या है कि जब आप कोई इफेक्ट कॉज करते हो, आपने किसी की डेथ कॉज करी फॉर एन एग्जाम्पल। अब वो डेथ कैसे हो सकती है, मैंने आपको एक कमरे में बंद कर दिया, एक ऑफेंस। दूसरा आपको खाना नहीं दिया, दूसरा ऑफेंस। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि डेथ हो गई। सो एम आई ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया, या आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि मैंने आपको फूड नहीं दिया। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर, क्योंकि उसका क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस डेथ है। कई बार क्या होता है, आपने किसी को मार दिया, किसी को मान लो आपने बहुत बुरी तरीके से पीट दिया और उसकी डेथ हो गई, तो क्या आपको केवल पनिशमेंट मिलेगी बुरी तरह से पीटने की? नहीं, जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर उसकी डेथ होती है तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम। वहां पे अलग अलग चीजें हो सकती है कि भाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हो गया तो आपकी सजा कम हो जाएगी, लेकिन यू विल बी कन्विक्टेड फॉर श्योर। तो 75 क्या बोलता है, कॉजिंग ऑफ एन इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन, कि पहले तो आपने उसको बंद कर दिया, दूसरा आपने उसको खाना नहीं दिया। पार्टली बाय एन एक्ट, पार्टली बाय एन ओमिशन, उसको बंद करना और खाना ना देना। बंद करना एक्ट है, खाना ना देना ओमिशन है। इज एन ऑफेंस। ए डिड नॉट प्रोवाइड एनी फूड टू डॉटर डी, ये क्या हो गया, ओमिशन हो गया। उसने को खाना देना था, नहीं दिया, और उसने उसको कन्फाइन कर दिया रूम में, डी की डेथ हो गई। तो क्या वो केवल फूड ना देने के लिए वो होगा, लाइबल होगा? ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कन्फाइनिंग डी, तो क्या वो केवल कन्फाइन करने के लिए होगा? ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग ऑफ डी, ए ने किल किया है डी को, पार्टली बाय एन एक्ट, पार्टली बाय एन ओमिशन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 75. Now moving ahead, question number 76 is given right here. It says principle says nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense and nothing is offense which is done in madness. अगर आपने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए कोई एक्ट किया, या दूसरा अगर आपने क्या किया, कोई भी चीज अगर आपने मैडनेस में करी, तो वो क्या है, वो ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। इन दोनों बातों का मतलब क्या है, एक तो हो गया कोई मुझे मारने आया था तो मैंने सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए उसको मार दिया, दिस इज नॉट एन ऑफेंस। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है जिसको यही नहीं पता कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसके हाथ में एक गन आती है, वो सोचता है कि वो तो चिड़िया मारने जा रहा है, कोई इंसान मर जाता है, तो वो क्या है, लेकिन वो पर्सन अनसाउंड माइंड होना चाहिए, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ए क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। ए पागल है, वो अटेम्प्ट करता है बी को मारने के लिए, बी क्या कहता है, टू सेव ही किल्स लाइफ, हिज लाइफ किल्स ए। तो बी ने क्या किया, बी ने अपनी लाइफ को बचाने के लिए ए को मार दिया। ए ने क्या है, ए ने अटेम्प्ट किया इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस में बी को मारने का। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, बहुत आसान, अगर आप इसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओ। क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन, क्या ए ने ऑफेंस कमिट किया अटेम्प्ट टू मर्डर का, अंडर द मैडनेस अगर वो कुछ भी एक्ट करेगा तो वो क्या है, वो ऑफेंस नहीं है। तो आंसर इज नो, कि क्या उसने ऑफेंस कमिट किया मर्डर का, नहीं किया है। दूसरा, ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ बीइंग मैड, ऑफेंस ऑफ बीइंग मैड कोई ऑफेंस थोड़ी होता है। बी हैज कमिटेड एन ऑफेंस, बी ने उस अपनी जान बचाने के लिए उसको मार दिया, उसने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया, तो वो भी तो ऑफेंस नहीं है। बी हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन इन दिस केस। क्यों, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 76.
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 एंड देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 78. No, this question number 76 says, principal says a man is guilty of not only for what he actually does but also for the consequences of his doing. कि एक जो पर्सन है वो केवल उस चीज के लिए लायबल नहीं होता कि वो क्या करता है, वो उससे जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके लिए भी लायबल होता है. अब ये बात और इससे पहले जो हमने बात की, अ पर्सन हु डज एन एक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन, ये बातें दोनों सेम है, अलग अलग तरीके हैं इनको कहने के. अगर आप केवल उस चीज के लिए गिल्टी नहीं होते हो कि आपने एक्चुअली क्या किया, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी गिल्टी होते हो. ए वांटेड टू किल द एनिमल ऑफ बी. ए क्या है, एनिमल ऑफ बी को मारना चाहता है, लेकिन उसने देखा ही सॉ बी स्टैंडिंग विद द एनिमल एंड फायर्ड अ गन शॉट एट द एनिमल एंड गन शॉट किल्ड बी. ए क्या है, बी के जानवर को मारना चाहता था लेकिन उसने बी को मार दिया. आप समझ गए. तो अब ऐसा नहीं वो तो जानवर को मारना चाहता था, वो तो बी को मारना ही नहीं चाहता था, तो वो लायबल नहीं है. नहीं, जो कॉन्सिक्वेंस होगा लायबिलिटी उसके लिए होगी. सो ए इज गिल्टी ऑफ किलिंग बी. ए इज नॉट गिल्टी, गलत. बी इज स्टैंडिंग, नहीं. डी इज नॉट, ये सारी ऑप्शन रिडंडेंट है. तो ए गिल्टी होगा. क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उन उसके लिए पनिशमेंट मिलती है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 77. अब उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 79 पे. Now this question number 78 says, mere silence as to facts likely to affect the decision of a person to enter into a contract is not a fraud. मतलब क्या हो गया कि mere silence as to fact likely to affect the decision of a person to enter into a contract is not fraud. जैसा मान लो आप एक कार बाई करने जाते हो, नई कार खरीदने जाते हो. अब कार खरीदने से पहले क्या होती है, PDI की जाती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन. अब वो नहीं कराते. अब जो डीलर है उसको पता है इस कार में डैमेज है थोड़ा सा, लेकिन वो आपको नहीं बताता. उसको पता है अगर वो बता देगा तो आप नहीं खरीदोगे कार, लेकिन वो नहीं बताता. उसने ये नहीं बोला कि कार बिल्कुल परफेक्ट है, उसने कुछ नहीं बोला. उसने बोला गाड़ी देख लो, पसंद आए ले लेना. आपने गाड़ी ले ली. तो अब ये क्या है, मेयर साइलेंस एज टू अफेक्ट एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ अ पर्सन इन टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फ्रॉड. ये फ्रॉड नहीं है. अगर वो ये बोलता कि गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, तो वो क्या होता, तो वो फ्रॉड होता. लेकिन उसने तो कुछ बोला ही नहीं, ही रिमेन साइलेंट कि गाड़ी देख लो, सही लगे ले लेना. तो ये क्या है, ये फ्रॉड नहीं है. ए हैज कमिटेड नो फ्रॉड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन नंबर 78. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 79 एंड देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 80. इनकी बात करते हैं. अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 79 है, इट सेज प्रिंसिपल सेज हूएवर अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग कमिट्स एन ऑफेंस. जो भी ऑफेंस कमिट करता है चीटिंग का, वो एक ऑफेंस करता है. अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो चीटिंग करने का तो वो भी एक ऑफेंस है. ये मतलब हो गया. एक होता है ना एक्चुअल मर्डर करना, एक ऑफेंस है. अटेम्प्ट टू मर्डर भी ऑफेंस है कि मारने गए विफल हो गए तो ऐसा नहीं, सजा नहीं मिलेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा. तो यहाँ पे क्या दे रखा, ए विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड बी. ए बी को डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से ऑब्टेन करता है उससे 500 रुपए. तो ये क्या है, अटेम्प्ट हो गया. अटेम्प्ट क्या किया, 500 रुपए से लेने हैं. तो उसने क्या किया, उसने पैसे लिए उससे, और इंटेंशन क्या है, डिफ्रॉड करने की. तो क्या ये चीटिंग है या नहीं है, क्या एक ऑफेंस है या नहीं है. ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग. ए ने क्या किया है, ए ने ऑफेंस कमिट किया है चीटिंग का. क्यों किया है कमिट, क्योंकि जो भी अटेम्प्ट करता है कमिट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग कमिट्स एन ऑफेंस. तो विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड भी उसने 500 रुपए लिए, तो उसने क्या किया, उसकी इंटेंशन है डिफ्रॉड करने की, चीटिंग करने की, तो वो क्या है, वो एक ऑफेंस होगा भाई. अच्छा, इसके और ऑप्शन देख लेते हैं. he has attempted to commit the offense of cheating, he has attempted to commit and has committed the offense of cheating. he has attempted to commit and has. अब ये देखो, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, बड़े क्लोज हो गए. अब इसमें बी और डी आ गया. आंसर की देख लेते हैं. 79 बी ही करेक्ट है. आप समझ गए, ये दोनों बातें सेम है, ये इस लाइन का कोई सेंस नहीं है. बी इज द करेक्ट वन ओनली. चलो 80 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 80. Principal says whoever by words publishes any imputation concerning any person is said to defame that person. अब जो डिफेमेशन है हम टॉर्ट में भी पढ़ते हैं, हम क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं. डिफेमेशन क्या होता है, जब आप किसी पर्सन को राइट थिंकिंग ऑफ मेंटालिटी वाले लोगों के बीच में उसके बारे में कुछ ऐसे शब्द बोलते हो जो उसकी डिग्निटी को हार्म करते हैं, जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं. और सबसे बड़ी बात, जो सच नहीं है, अगर वो सच है तो भाई उसकी जान भी ले ले,
सच बोलने के लिए कोई डिफेमेशन नहीं। डिफेमेशन का केस में जो सबसे बड़ा डिफेंस होता है कि भाई मैंने सच बोला था, तो सच बोल के तो भाई कुछ भी हो जाए, सच बोलना डिफेमेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने गलत फैक्ट बोले, उसकी वजह से सामने वाले की डिग्निटी को नुकसान पहुंचा, उसका बिजनेस डाउन हो गया, उसको कोई इकोनॉमिक लॉस हुए, उसको कोई सोशियो इकोनॉमिक लॉस हुए, तो उसके लिए वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। अब ड्यूरिंग अ मैरिज सेरेमनी, एक मैरिज के दौरान क्या होता है, ये सर्कुलेट करता है पैम्पलेट सेइंग कि जो बी की ब्राइड की जो सिस्टर है ना, वो एक चोर है, उसने ब्राइड ग्रूम के जूते चुराए। अब ये नॉर्थ इंडिया में, ये नॉर्थ इंडिया क्या मोस्टली जहाँ पे हिंदू रिचुअल्स में मैरिज होती है, वहाँ पे एक रिचुअल होती है जूते चुराने वाली, राइट। जहाँ पे जो सिस्टर होती है ब्राइड की, वो जूते चुराती है ब्राइड ग्रूम के, ये ट्रेडिशन है। लेकिन अगर आप नॉर्मली लॉ को इंटरप्रेट करते तो ये क्या है, ये नहीं है। लेकिन हमें प्रिंसिपल पे फोकस करना है, ये चीज ध्यान रख के जाना। Whoever by words publishes any imputation concerning the person said to defame that person, किसी भी पर्सन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, भाई डिफेम करना है, तो ये डिफेम करना हो गया, ये डिफेम किया है इसको, ये नहीं किया है, नहीं, गलत बात है। ब्राइड ग्रूम की बात ही नहीं है, डिफेम द ब्राइड, ये भी बात नहीं है। ए ने डिफेम किया है या नहीं किया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए ने क्या किया है, ए ने डिफेम किया है। Similarly, read the question number 81 and then we will be having discussion on the same. 81 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। You can pause the video and then you can have it. आप उसको पढ़ सकते हो। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दे रखा है, एन एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर एन इंजरी कॉस्ट टू एन एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयर क्या है, एक एम्प्लॉयर लाइबल होता है एम्प्लॉय के लिए अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो एम्प्लॉयर है उसी की लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे अब आपको क्या दिया गया, ए और बी जो है वो वर्क कर रहे थे एक फैक्ट्री में एज अनस्किल्ड लेबर। ए और बी एक फैक्ट्री में काम करते, वो अनस्किल्ड लेबर है, और ए वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ स्टोन ऑन हिज हेड। और जो ए है वो स्टोन की बास्केट अपने ऊपर लेके जा रहा था, एंड ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड व्हेन A and B crossed. All of a sudden, a stone fell down from the basket and hit on B. अच्छा वो B है, head and B died instantly. अब क्या बोला गया यहाँ पे कि अगर during the course of employment, right, अगर किसी एम्प्लॉय को नुकसान हो, an employer is liable for an injury caused to an employee in the course of employment, तो जो एम्प्लॉयर है उसकी लाइबिलिटी होती है। तो B की डेथ हो गई इंस्टेंटली, तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट, एम्प्लॉयर विल बी लाइबल। एम्प्लॉयर की तो लाइबिलिटी होगी, ये क्या दे रखा है, एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर कुछ होगा एम्प्लॉयर इज लाइबल, तो भाई एम्प्लॉयर विल बी लाइबल, नॉट लाइबल करेक्ट नहीं होगा, विल बी लाइबल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हियर इन दिस केस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 और 83 पे। क्वेश्चन नंबर 82 सेज, प्रिंसिपल सेज damages the money recompense as for money can do for the loss suffered by a person. Damages the money recompense as far as money can do for the loss suffered by a person. चलो ये दे दिया गया आपको प्रिंसिपल। अब इस पे आ जाते हैं इसके फैक्ट पे। क्या दे रखा है, damages the money recompense as far as money can do for the loss by a person। अगर किसी पर्सन को, मतलब मान लो मॉनेटरी लॉस होना एक चीज है, अगर मान लो मॉनेटरी लॉस नहीं भी हुआ है फिर भी वो क्या है, अगर एक person has suffered some loss not in terms of monetary loss, still he will be getting the remedy। अब इसको पढ़ते हैं, फैक्ट पढ़ते हैं। ये एक इंडियन सिटीजन है जिसके पास राइट टू वोट है और उसको अलाउ नहीं किया गया वोट डालने से बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, और जो नेम है ए का वो वोटर लिस्ट में भी था। ए ने उसको रिपोर्ट किया पोलिंग बूथ पे, तो हाउएवर बाद में पता क्या लगा, कैंडिडेट ये जिसको वोट करने वाला था ना वो तो इलेक्शन जीत गया, लेकिन ए ने सूट फाइल किया डैमेजेस के लिए। तो क्या उसको डैमेजेस मिलेंगे या उसको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। अब जो लोग इसको पहली बार पढ़ेंगे उनको समझने में, प्रोसेस करने में, इंटरप्रेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन जिन्होंने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ रखा है, जिन्होंने एसबी वर्सेस वाइट का केस पढ़ रखा है, जिसने आपका JNK जो एक भीम सिंह वाला केस है वो पढ़ रखा है, तो उनके लिए पढ़ना समझना बहुत आसान है। तो क्या दे रखा है, एक इंडियन सिटीजन जिसके पास राइट टू वोट है। अब मेरे पास राइट टू वोट है, मुझे वोट देने से रोक दिया गया, मेरे लीगल राइट का वायलेशन हो गया, मुझे इंजरी हो गई, इंजरी मतलब लीगल इंजरी हो गई, तो अब ये क्या है, आई विल बी इंटाइटल टू डैमेजेस नो मैटर कौन जीता कौन हारा, मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ, आई एम इंटाइटल टू द रेमेडीज। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, he will be entitled to damages, will not be incorrect, entitled to only nominal
नॉमिनल और एग्जाम्पलरी की तो कहीं बात ही नहीं की गई प्रिंसिपल में, तो आइदर इंटाइटल्ड और नॉट, सो ही इज इंटाइटल्ड, सिंपल सी बात है। अब इसमें नॉमिनल एग्जाम्पलरी जो दिया गया वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, वो आप सोच सकते हो कि भाई नॉमिनल डैमेजेस दिए जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल में नहीं दिया गया, तो यहाँ दिमाग तो नहीं लगाना है, समझ गए। जितना आपको दिया जाए प्रिंसिपल में उतना दिमाग लगाना, उससे बाहर तो हमें जाना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। प्रिंसिपल, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैड रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स इंटायरिटी, the other party shall not put an end to contract। जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर देती है या डिसेबल कर देती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, हिज प्रॉमिस इन इंटायरिटी, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने से मना कर देती है इंटायरली, तो जो दूसरी पार्टी है उसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करना चाहिए। शैल नॉट पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पे आ जाता है, फैक्ट की बात करते हैं। ए इंगेज करता है बी को ऑन अप्रैल 12 टू इंटर हिज सर्विस ऑन जून 1। ए ने इंगेज किया बी को ऑन अप्रैल 12 टू इंटर हिज सर्विस ऑन जून 1, कि जून 1 से आपकी सर्विसेज स्टार्ट होंगे, लेकिन 11 मई को ए ने नोट किया टू बी दैट सर्विसेज वुड नॉट बी नीडेड। ऑन May 22 बी जॉइंड सी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से समझना क्या दिया गया यहाँ पे, अगर कोई भी अपना प्रॉमिस इंटायरली फुलफिल नहीं करता, डिस्पाइट इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म, और उसके बाद उसने डिसेबल कर लिया खुद को परफॉर्म करने से, his promise in its entirety, the other party shall not put an end to the contract। दूसरी पार्टी है उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करना चाहिए। तो ए ने क्या किया, इंगेज किया बी को कि भाई उसकी सर्विसेज स्टार्ट होंगी 1 जून से। 11 मई को उसने लिख दिया कि आपकी सर्विसेज नीडेड नहीं होंगी। 22 को बी ने क्या किया, बी ने ज्वाइन कर लिया, बी ज्वाइंड सी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, बी ने सी को ज्वाइन कर लिया। तो अब क्या, बी कैन नॉट पुट द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड, बी कैन पुट अ कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड। अब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखो तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है? द आंसर इज नो, वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता। अगर एक पार्टी ने उसको परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया तो वो क्या है, वो जो दूसरा पर्सन है ही कैन नॉट पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, 83 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। 83 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अपना दिमाग नहीं लगाना, प्रिंसिपल और फैक्ट को इंटरप्रेट करने में अपना दिमाग लगाना है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। तो ये क्या है, लीगल प्रिंसिपल जो है लीगल पार्लेंस में सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो उस चीज को आपको, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद आते हैं, प्रिंसिपल दे रखा है एवरीवन शैल बी परमिटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, कि सबको अपनी गलतियों का फायदा लेने का मौका मिलना चाहिए, सबको आपदा में अवसर लेने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। एवरीवन शैल बी परमिटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। तो अब इसमें क्या दिया गया, एक लिगेटी है, हु वाज हैवीली ड्रंक एंड ड्राइविंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इन अ क्राउडेड मार्केट, ऑल ऑफ अ सडन हिज टेस्टेटर केम ऑन द रोड। अब टेस्टेटर और लिगेटी क्या होते हैं, ये हम एक आपका ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का एक वो होता है, सेमेस्टर होता है, डीपीसी का पेपर होता है आपका, वहाँ पर हम ड्राफ्टिंग सीखते हैं। और ड्राफ्टिंग में हम क्या सीखते हैं, विल कैसे बनाई जाती है, सेल डीड कैसे बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड कैसे बनाई जाती है, ये सभी चीज़ें हम वहाँ सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है लिगेटी और टेस्टेटर। तो अब जिन लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ रखा है उनको पता है लिगेटी क्या होता है, टेस्टेटर क्या होता है। टेस्टेटर क्या है, जो टेस्टामेंट बनाता है, जो विल बनाता है, उसको हम बोलते हैं टेस्टेटर। और लिगेटी क्या है, जिसके फेवर में विल को बनाया गया। जैसे मान लो आपके फादर हैं, उन्होंने एक विल बना दी कि आफ्टर मी दिस प्रॉपर्टी विल गोज टू माय सन, तो आप क्या हुए, आप लिगेटी हुए। जिन्होंने टेस्टामेंट बनाया वो क्या हो गए, टेस्टेटर हो गए। तो ये दे देगा गया आपको, लिगेटी वाज हैवीली ड्रंक, जो आप है, आप दारू पी के जा रहे थे और आपके सामने आपके जो टेस्टेटर है वो आपके सामने है और आपकी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी विल के अकॉर्डिंग आपको मिलनी थी, तो वो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये है, परमिटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, भाई अपनी गलती का फायदा उठा लो। गलती हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो प्रॉपर्टी तो आपको मिलनी ही है। सो लिगेटी कैन टेक द बेनिफिट अंडर द विल, जो लिगेटी है वो बेनिफिट ले सकता है विल का, राइट। कैन नॉट, गलत गलत गलत। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 84। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 सेज, here principle says property can be transferred only by a living person to the another living person। कि जो प्रॉपर्टी है
वो एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, ए ट्रांसफर करता है अपनी प्रॉपर्टी को विच ही इज द ओनर इन द फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड क्या है, नाउ हियर इज द केस, एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको हम एक लिविंग पर्सन की तरह काउंट नहीं करेंगे। तो अब प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर टू अ unborn child, property has been transferred to B, property has not been transferred to unborn child। unborn child क्या है, वो फीटस है, उसको हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको दिमाग लगाना होता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और आप यही सोचोगे कि भाई जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो भी तो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 85। भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, मतलब सम वे वी आर एबल टू हेल्प यू आउट, यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू गाइस कैन लाइक द वीडियो, यू कैन पुट सम वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन इन द कमेंट बॉक्स। उससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम आगे आपके लिए सीरीज ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत एनर्जी लगती है, ये कंटेंट बनाने में बहुत इकोसिस्टम लगता है। और उससे पहले एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर आपके लिए मेहनत कर सकते हैं तो क्या आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते? आपको ये नहीं देखना कि आपका एग्जाम तो भी इतना टाइम है, इतना लंबा टाइम। अगर ऐसे वेट करोगे ना, जब एग्जाम पास आएगा आप कहोगे टाइम खत्म हो गया। अभी टाइम है ना, उसको यूज कर लो। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाते हैं। एन इंटरेस्ट क्रिएटेड डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन फेल्स। एक इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया is dependent upon a condition fails if the fulfillment of the condition is impossible। अब क्या है, एक इंटरेस्ट अगर क्रिएट किया जाता है, इंटरेस्ट दैट इज क्रिएटेड व्हिच इज डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन फेल एंड इफ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज इम्पॉसिबल। अगर किसी कंडीशन का फुलफिलमेंट इम्पॉसिबल है तो अगर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन फेल। चलो आ जाते हैं, प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं, आ जाओ इस पे फैक्ट पे आ जाओ। ए प्रॉमिस टू पे ₹10 लाख टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल मैरी एज डॉटर सी। जो ए है वो प्रॉमिस करता है बी को कि वो 10 लाख रुपए देगा, लेकिन कंडीशन क्या है, उसको मैरी करना है ए की डॉटर सी से। एट द डेट ऑन विच ए गेव जो ₹10 लाख टू बी, सी वाज डेड। जिस दिन उनको पैसे देने थे उस दिन उनकी डेथ हो गई। तो ये क्या है, एक इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया था, जो डिपेंडेंट था अपॉन अ कंडीशन फेल इफ द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इज इम्पॉसिबल। वो क्या है, वो इंटरेस्ट है, वो क्या कंडीशन फेल होने के साथ साथ वो भी फेल हो जाएगा क्योंकि कंडीशन का फुलफिलमेंट अब इम्पॉसिबल हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, सी वॉज डेड, तो बी का इंटरेस्ट जो है वो क्या है, वो फेल हो जाएगा। बी का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा, बी का इंटरेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेकिन इमोरलिटी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे प्रोहिबिशन बाय लॉ कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो कंडीशन थी वो इम्पॉसिबल हो गई तो अब उसका इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। नाउ जस्ट रीड द प्रिंसिपल अगेन एंड फैक्ट अगेन, you will be easily able to understand it what I am saying। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। अ कंडीशन मस्ट बी कंपाइल्ड विद आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट टू विच सच अ कंडीशन इज अटैच्ड। कि प्रिंसिपल क्या दे रखा है, एक कंडीशन must be complied with the after the happening of the event to such a condition is attached। अगर कोई कंडीशन अटैच्ड है, आप समझिए, अगर कोई कंडीशन अटैच्ड है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, सो दैट मस्ट बी कंप्लाइड, सच ए कंडीशन अटैच्ड, इट मस्ट बी कंप्लाइड आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अगर कोई कंडीशन अटैच है किसी कॉन्ट्रैक्ट से तो वो कंडीशन हैपनिंग ऑफ द इवेंट के बाद भी फुलफिल की जा सकती है। दिस इज गिवन इन दी 87। समटाइम आपको प्रिंसिपल अगर कंफ्यूज करता है तो क्लैरिटी आपको फैक्ट से मिल जाती है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अब फैक्ट क्या दे रखे, ए प्रॉमिस करता है टू पे ₹5,000 टू बी ऑन द कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई। कि वो सी डी एंड ई की कंसेंट से मैरिज करेगा, लेकिन वो उनकी कंसेंट के बिना मैरिज कर लेता है और उनकी कंसेंट बाद में वापस ले लेता है। तो कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। भाई ये चलेगा, बी ने क्या किया है, फुलफिल करी है कंडीशन। क्यों, क्योंकि उसने मैरिज हो गई और मैरिज के बाद उसने कंसेंट भी ले ली, तो उसने इवेंट की हैपनिंग के बाद अपना कंडीशन फुलफिल कर दिया, मतलब उसने अपनी कंडीशन को फुलफिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 88 रीड्स, अ कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड इन ऑर्डर टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ एन एग्रीमेंट। मतलब जो कंडीशन है उसको हमें कंप्लाई करना है
कि अगर एग्रीमेंट को आपको कंप्लीट करना है, राइट, टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ एन एग्रीमेंट यू नीड टू कंप्लाई द कंडीशन दैट वाज बीइंग इम्पोज्ड बाय द एग्रीमेंट। चलो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है आप उसको क्लियरली समझ सकते हो कि क्या मतलब है इसका। नाउ इट सेज, आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल ऑन दिस, जस्ट लेट मी चेक। देन आफ्टर दैट इट सेज A agrees to transfer a farm to B। A क्या करता है, वो ट्रांसफर करने के लिए अपना फार्म B को ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाता है अगर B इंग्लैंड नहीं जाता विद इन 3 years ऑफ द डेट ऑफ द एग्रीमेंट, कि जब से एग्रीमेंट हुआ है जो B के साथ उसने अपनी फार्म को सेल किया है, उस पे कंडीशन क्या है कि अगर वो इंग्लैंड नहीं जाता विद इन 3 years ऑफ द मेकिंग ऑफ द एग्रीमेंट, तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट फार्म में सीज हो जाएगा, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें। तो अब क्या है, B does not go to England within the time prescribed। तो अब इस केस में क्या होगा, कंडीशन क्या थी, ये एग्री कर जाता है कि वो ट्रांसफर कर देगा B को, लेकिन B shall not go to England within the 3 years, कि वो उसको बेच देगा। सी A agrees to transfer a farm to B, A एग्री कर जाता है फार्म अपना बेचने को B को, if B shall not go to England within 3 years after the date of agreement, his interest in the farm shall cease। B इंग्लैंड नहीं जाता विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड। अब क्या होगा, देखो क्या है, A थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है ना, थोड़ा सा डाइसी, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये एग्री हो जाता है अपनी फार्म को B को ट्रांसफर करने के लिए अगर B इंग्लैंड नहीं जाता 3 साल के अंदर। आफ्टर द डेट ऑफ द एग्रीमेंट हिज इंटरेस्ट इन द फार्म शैल सीज। और आफ्टर द 3 years, अगर वो 3 years इंग्लैंड नहीं जाता तो 3 years के बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो सीज हो जाएगा। सो इंग्लैंड वो नहीं जाता तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसका इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। बीज इंटरेस्ट इन द फार्म डज नॉट कंटिन्यू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए, ए एग्रीज टू ट्रांसफर फॉर्म टू बी, अगर वो इंग्लैंड 3 साल के अंदर नहीं जाता, हिज इंटरेस्ट शैल सीज, बी डज नॉट गो टू, वो इंग्लैंड नहीं जाता तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, उसका इंटरेस्ट जो है वो सीज हो जाएगा एज पर द गिवन ऑप्शन। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 88। अब उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 99 दे रखा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अलग है। ये आपको दे रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द एलिजेड फैक्ट्स is relevant whether they occurred at the same time and same place or at a different time and different place। अब क्या हो गया, ये एविडेंस एक्ट्स में हम पढ़ते हैं ये चीजें कि अब एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द एलिज्ड फैक्ट, कि जितने भी एलिज्ड फैक्ट हैं वो रिलीवेंट होंगे अगर वो सेम टाइम सेम जगह पे हुए या अलग अलग जगह पे हुए। लेकिन अगर वो क्या है, अगर वो एलिगेशन है उन पे, एग्जिस्टेंस है उनकी, तो वो क्या है, वो रिलीवेंट के फैक्ट होता है। जैसे दे रखा है यहाँ पे फैक्ट, ए एक सिटीजन है इंग्लैंड का और वो एक्यूज्ड है कमिटिंग मर्डर ऑफ बी, वो बी के मर्डर के केस में वो एक्यूज्ड है, एंड ऑफ बी इन इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन द कॉन्स्पिरेसी हैज्ड इन इंग्लैंड। अब एक सिटीजन है इंग्लैंड का, उस पर मर्डर चार्ज है इंडिया के किसी सिटीजन का, कमिटिंग मर्डर ऑफ बी इन इंडिया, और उसकी जो कॉन्स्पिरेसी हैज की वो कहाँ की, इंग्लैंड। टाइम अलग है, जगह अलग है, लेकिन एलिस्ट आपका जो भी एलिस्ट फैक्ट है वो सब क्या है, वो सब रिलीवेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, फैक्ट दैट ए इज एक्यूज्ड ऑफ कमिशन ऑफ मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी बोथ आर द रिलीवेंट फैक्ट। तो दोनों के दोनों जो आपके एक्ट होंगे वो क्या है, दोनों के दोनों आपके जो फैक्ट्स हैं वो रिलीवेंट फैक्ट है इस केस में, क्योंकि चाहे वो सेम टाइम सेम जगह पे हो या फिर डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट टाइम पे भी हो, तब भी वो रिलीवेंस उनकी होती है। सो इन दिस केस ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। Moving ahead, this question number 90 is given. One who asserts must prove। अगर मैं बोलता हूँ कि आप गलत हैं तो मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आप गलत हैं। That means one who asserts, one who says has to prove that। It's as simple as that। Now this question fact says A desires a court to give judgment that B, C, D shall be punished for a crime which A says B, C and D have committed। Now A is saying that B, C and D has committed a certain crime and he you know what it says, he is desiring a court to give a judgment that B and C and D are guilty। So court will not give judgment on their desire, court will you know require A to produce the evidences, right? So here it says A must prove that B, C, D at present at the place of crime, A must prove that B, C, D have committed the crime। So here the thing is that कि A को यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ऑफेंस क्राइम को कमिट किया है। ये प्रूव करने से काम नहीं चलेगा कि वो क्राइम की सीन पे प्रेजेंट था या उसने क्राइम नहीं किया, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। पुलिस मस्ट प्रूव, ये भी नहीं होगा। भाई अगर मैंने कोई एक्यूजेशन लगाया है एज पर द प्रिंसिपल कि जिसने वन हू असर्ट्स मस्ट प्रूव, जिसने बोला उसी को ये चीज सिद्ध करनी है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A must prove that B, C and D have committed the crime। Option B is the correct one।
Moving ahead, this question number 91 is given. It says principal foreign judgment binds the parties and is conclusive unless it is obtained by fraud. कि जो foreign judgment होती है ना वो parties को bind करती है और conclusive होती है. Conclusive मतलब क्या हो गया, final होती है. Unless it is obtained by fraud. अगर वो fraud से obtain की गई होंगी तो वो conclusive नहीं होंगी. तो यहाँ पे क्या दिया है, A obtains judgment from the US court by producing a fake document. अब फेक डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या किया आपने, जजमेंट को ले लिया, तो अब वो जजमेंट क्या होगी, फॉरेन जजमेंट. तो ये क्या है, ये कंक्लूसिव नहीं होगी. क्यों कंक्लूसिव नहीं होगी, क्योंकि ये फ्रॉड से ली गई. तो मतलब क्या हो गया, अगर ये फ्रॉड से ली गई तो ये कंक्लूसिव नहीं, मतलब क्या है, उसके लिए एक डिफरेंट केस फाइल किया जा सकता है. इट सेज न्यू सूट कैन बी फाइल्ड इन इंडिया ऑन द सेम फैक्ट. यस इट कैन बी डन. क्यों किया जा सकता है, ये फॉरेन जजमेंट बाइंडिंग तब होती है जब ये ऑब्टेन बाय फ्रॉड नहीं होती. ये ऑब्टेन बाय फ्रॉड है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, तो इसलिए न्यू सूट यहाँ पे इंडिया में क्या है, इनिशिएट किया जा सकता है, फाइल किया जा सकता है ऑन द सेम फैक्ट. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. इन केस इफ there is any confusion regarding any question, you guys can let us know in the chat box and there we can discuss that. Here it says question number 92, decision of the court is null and void. Decision of the court is null and void if it is given by the court which does not have jurisdiction over the subject matter. अब जब हम इसकी बात करते हैं ना कि कोर्ट अपने jurisdiction से बाहर जाके जजमेंट नहीं दे सकता, बहुत अलग अलग तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं. पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होता है, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होता है, उसके बाद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब क्या हो गया कि आपकी जो कोर्ट है वो कितनी टेरिटरी पे आप पे केसेस हैं जो आपके पास आएंगे. पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या है कि आपके पास 10 लाख तक के फाइन आएंगे, 5 लाख तक के या 1 लाख तक के, क्या उसकी लिमिट है, कितने कितने क्वालिटी का आप क्राइम है, कितने क्वालिटी का ऑफेंस है जिसको आप सुन सकते हो. देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर पे इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, जजमेंट दे सकते हो. सो देयर आर दीज काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन जिनको हमें लॉ में पढ़ना होता है. तो अब इसमें फैक्ट दे रखा है, ए ऑब्टेन्स डिसीजन फ्रॉम अ कोर्ट व्हिच डिड नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू डील विद द सब्जेक्ट मैटर. ए एक ऐसी कोर्ट से जजमेंट लेके आता है जो जिसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उस चीज पे और जजमेंट लेकर के आ गए. तो जब जुरिस्डिक्शन नहीं था तो मतलब हम उस जजमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि वो जजमेंट एक ऐसी कोर्ट ने दी है जिसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, तो वो डिसीजन ऑफ द कोर्ट है, वो नल एंड वॉइड है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. सो डिसीजन ऑफ द कैन बी इन्फोर्स बिकॉज बोथ द पार्टीज वर प्रेजेंट. नो, डिसीजन कैन नॉट बी इन्फोर्स बिकॉज द डिसीजन इज नल एंड वॉइड. और ये नल एंड वॉइड क्यों है, क्योंकि जो डिसीजन दिया गया है कोर्ट के जरिए से वो कोर्ट का डिसीजन, वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उस केस में. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. क्वेश्चन नंबर 93, a civil suit can be filed where a defendant resides or carries on business or where cause of action arises. एक जो सिविल सूट है ना, कहाँ कहाँ पर उसको हम फाइल कर सकते हैं. A civil suit can be filed where the defendant resides, जहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो रिसाइड करता है, या जहाँ पर वो बिजनेस करता है, या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है. किसी भी प्लेस पे आपका सिविल सूट इनिशिएट और फाइल किया जा सकता है. तो अब उसके बाद यहाँ पे पहला आपको फैक्ट दिया जाता है, ए कैरी ऑन बिजनेस इन दी गुरुग्राम. ए जो है वो बिजनेस को कैरी ऑन करता है गुरुग्राम में, और बी मुंबई में उसको कैरी ऑन करता है, और जो बी थ्रू हिज एजेंट इन गुरुग्राम परचेज गुड्स इन गुड़गांव एंड टेक डिलीवरी ऑफ थ्रू एजेंट इन गुड़गांव वेयर सिविल सूट फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस कैन बी फाइल्ड बाय ए. अब ध्यान से समझना कहाँ कहाँ पर फाइल किया जाता है, ये आपको प्रिंसिपल में दे रखा है कि या तो जहां पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है, इस केस में ए कैरी करता है बिजनेस गुड़गांव में, उसका बिजनेस कहाँ है, गुड़गांव में. बी कैरीज, अच्छा ही कैरीज ऑन बिजनेस इन गुरुग्राम, बी कैरीज बिजनेस इन मुंबई, बी थ्रू हिज एजेंट इन गुरुग्राम परचेज गुड्स इन गुरुग्राम टेक्स एजेंट वेयर द सिविल सूट ऑफ द पेमेंट ऑफ प्राइस कैन बी फाइल्ड. या अब ये कहीं पे भी फाइल किया जा सकता है. 3 चीजें दी गई आपको, जहां पे वो रहता है, जहां पे वो बिजनेस रन करता है, या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है. तो यहाँ पे क्या है, गुड़गांव ओनली नहीं, आइदर एट द प्लेसेस, मुंबई भी हो सकता है, गुरुग्राम भी हो सकता है, वेयर ही रिसाइड्स, वेयर ही कैरीज आउट द बिजनेस और वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइज. All these 3 can be taken into consideration. Where in India is wrong, only Mumbai is wrong, only Gurugram is wrong. So option C is the correct one, either at Mumbai or Gurugram. Then after that 94 and 95 is given. Now you will find the common pattern in these type of questions is that you are getting one sort of principle and you are getting at least 3-4 questions on the same principle. It has happened in the law of contract. Then after that we have got some question on the property law, some question we have got from the your criminal laws, and now we are doing questions that are based on the civil laws, right? So you will find that at least one principle is being repeated 3-4 times. So it is somewhere related to the pattern which is being asked
nowadays in the exam you'll be getting a comprehension test, you'll be getting 5 questions on the same. So the only difference is that there at that time we were getting only one liner principle to interpret. Now we do get multiple of them. Civil suit. Okay, it says an agreement is signed and executed at New Delhi between A and B for the supply of goods, wherein B is in supply of goods delivered at Delhi to client A. A carries on business in Haryana. Now, where he is carrying out business? Haryana. Delivered at New Delhi to a client A, and then after that an agreement is signed on New Delhi. Now, only at New Delhi is the wrong statement to make. Only at Haryana is wrong statement. Only at UP is not. It can be either Haryana or New Delhi, a place where he is residing, or a place where he is carrying on business, a place where the cause of action arises. So any of these three can be taken into consideration where the civil suit can be filed. Now coming to question number 95. Now question number 95 says no court can execute the decision unless it is having territorial jurisdiction. Now this is the same thing that I have explained in the previous question, that if court does not have the jurisdiction, in that case the decision of the court will be declared as null and void. It has no legal enforceability, it cannot be executed. So here it says, it's just given the same statement in a different language. It says no court can execute the decision unless it is having a territorial jurisdiction over the property or the person against whom decision is to be executed. मतलब क्या है, एक कोर्ट अपना डिसीजन एग्जीक्यूट तब तक नहीं कर सकती जब तक उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है प्रॉपर्टी का, या उसके अगेंस्ट होम द डिसीजन इज टू बी एग्जीक्यूटेड, या उस पर्सन के अगेंस्ट उसका जुरिसडिक्शन नहीं है. द कोर्ट विच गिव द डिसीजन कैन ट्रांसफर द मैटर टू द कोर्ट विच हैज द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी. अब पर्सन और प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आपका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है, उस केस में आप कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट को केस ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप अगर उसमें जजमेंट देते हो तो उसकी कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा एग्जीक्यूट भी नहीं किया जा सकता. अब उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाता है, अ डिसीजन इज गिवन बाय अ कोर्ट एट न्यू दिल्ली ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर अगेंस्ट ए इन अ सूट बिटवीन एक्स एंड वाई. एक्स इज अ रेजिडेंट ऑफ महाराष्ट्र and he has properties in the Maharashtra and Gujarat. So now New Delhi court, try to understand, decision दिया गया न्यू दिल्ली में, है ना, contractual matter against this then this. Ex resident है महाराष्ट्र का and he has properties in Maharashtra and Gujarat. तो न्यू दिल्ली क्या है, क्या कोर्ट कैन ट्रांसफर द प्रोसीडिंग टू द कोर्ट एट महाराष्ट्र ओनली. क्या न्यू दिल्ली की जो कोर्ट है वो केवल महाराष्ट्र को भेज सकती है? न्यू दिल्ली कोर्ट कैन एग्जीक्यूट द डिसीजन बिकॉज इट हैज जुरिसडिक्शन टू डिसाइड द मैटर, इट कैन एग्जीक्यूट नहीं कर सकती. न्यू दिल्ली कोर्ट कैन ट्रांसफर द प्रोसीडिंग टू गुजरात ओनली. न्यू दिल्ली कोर्ट कैन ट्रांसफर द प्रोसीडिंग टू आइदर ऑफ द कोर्ट्स, महाराष्ट्र या गुजरात, दोनों का जुरिसडिक्शन होगा, लेकिन न्यू दिल्ली कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है. क्यों ऐसा है? क्योंकि ही इज कैरिंग आउट व्हाट, X is a resident of Maharashtra and his properties in Maharashtra and Gujarat. He is having properties at both the places. So both the places की जो courts हैं वहाँ पे उनका jurisdiction हो सकता है, लेकिन only at Gujarat, only at this is not the correct option to go with. We are done with the question number 95. This video is a long video, but still try to watch the complete video. You guys can take break. बट जैसे आपकी एग्जाम की तैयारी है ना, कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में कुछ टाइम तो देना पड़ेगा. आप समझ गए, ये कोई फन वीडियो नहीं है, ये कोई यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं है कि जिनको आप स्क्रॉल करते जाओ 1 मिनट में आपको पूरा इंटायर नॉलेज मिल जाए. दिस इज गोइंग टू बी लॉन्गेस्ट वीडियो आई गेस ऑन द क्लैट चैनल. लेकिन आप अगर ये देखते हो तो सीरियसली आप वो जो आपकी 95% जनता है ना, आप उससे अलग हो जाते हो. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू समथिंग बेटर इन दिस एग्जामिनेशन दैन दोज 95% स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्किप ऑल दीज थिंग्स. तो चलो, principle, nothing is an offense by the reason of any harm it may cause to another person if it is done in good faith and for the benefit of the person even without that person's consent. अगर आप किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में कोई एक्ट करते हो even without taking his consent, it will not be considered as an offense. Nothing is an offense. Now A is attacked by a lion. ये कोई लायन है, वो अटैक कर देता है. Lion drags him while he was crying for help. लायन उसको ड्रैग करके ले जा रहा होता है, वो he was crying for the help. B, a passerby picks up A's gun in good faith and fires at a lion which injures A. B has never used the gun before. अब सोचो प्रिंसिपल क्या दिया गया. अगर कोई पर्सन गुड फेथ में एक्ट करता है, अगर कोई पर्सन
किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, उसके कंसेंट के अगेंस्ट उसके लिए काम करता है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। तो ये ऑफेंस नहीं होगा। बी इज लाइबल फॉर द इंजरी, बी इज नॉट लाइबल फॉर इंजरी। दिस इज द करेक्ट वन बिकॉज ही हैज डन द एक्ट इन गुड फेथ। यहाँ पे क्या, हैज नॉट टेकन कंसेंट, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑल आर दीज रॉन्ग स्टेटमेंट। Coming to question number 97, it says principle, nothing is an offense if it is done under the intoxication and the person committing the offense was incapable to understand the nature of the act. Intoxication should be without the knowledge or against the will of the person. अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए the students who are reading it for the first time, उनको डिफिकल्टी आती है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए करना बहुत आसान है। क्या दे रखा है कि कोई भी ऐसी चीज, मतलब अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हैं तो अगर आप उस सिचुएशन में अगर आप ऑफेंस करते हैं तो वो काउंट नहीं होता है। आप समझ गए? इंटॉक्सिकेशन इन सच अ केस विल नॉट बी, मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऑफेंस करते हो ऑफेंस की तरह नहीं कंसिडर किया जाता है अनलेस एंड अनटिल। लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन कैसा होना चाहिए? आपके विल के अगेंस्ट होना चाहिए, आपको जबरदस्ती पिलाई गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर लाइक दैट। A, B and C were having a party in a bar where A persuaded B and C. अब देखो हमें डिफरेंस समझना है। कोई आपको पिलाने के लिए फोर्स करना अलग चीज है, कोई आपको परस्यू करता है, अरे पी के देख लो बहुत मजा आएगा, तो ये फोर्स करना नहीं है। यहाँ पे आपकी भले ही किसी ने कन्विंस करके आपकी कंसेंट ली है, लेकिन कंसेंट ली है, आपको परसुएड किया गया है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट वाला एग्जाम्पल नहीं है। और उसके बाद उनका झगड़ा हो जाता है और सीरियस इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या सी की लाइबिलिटी होगी? द आंसर इज यस, सी की लाइबिलिटी होगी। यू गाइस कैन रीड दैट। Now because it's a very long video, I'm also tired. You must also be tired. Just give me a second. I will just make the screen completely visible on the screen. Okay. I hope this is now completely visible on the screen. All right. Now this is about this question ना, what I said कि यहाँ पे अब आपको दे दिया कि सी ने क्या किया, किसी को सीरियस इंजरी कॉज कर दे तो वो लाइबल होगा। क्यों लाइबल होगा? क्योंकि वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, भले ही उसको परसुएड किया गया, लेकिन वो इंटॉक्सिकेशन जो हुआ वो उसकी कंसेंट से हुआ, ऐसा नहीं बिना कंसेंट के उसको ऐसा कर दिया गया। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 97। आगे जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, एवरीवन हैज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू डिफेंड हिज बॉडी एंड प्रॉपर्टी by use of reasonable force unless that person had time to recourse to protection of public authorities. अब हर एक पर्सन के पास सेल्फ डिफेंस का राइट होता है जब आपके पास जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनका रिकोर्स लेने का टाइम आपके पास नहीं है। मतलब जब आपके पास ये समय नहीं होता कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स ले पाएं, उस टाइम पे आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हो। कोई आपको मारने के लिए आया, आप 100 नंबर डायल करोगे, जब तक आधे घंटे में पुलिस आएगी आप इस दुनिया से जा चुके होगे। तो उस सिचुएशन में क्या करना है? राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करना है। लेकिन अगर कोई आपको फोन करके बोलता है कि मैं कल आके आपको मारूंगा, तो आप उस केस में कल के लिए लड़ने के लिए नहीं तैयार होगे, आप अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करोगे। तो सेल्फ डिफेंस आपको तब तक मिलता है जब तक क्या है, जब तक आपके ऊपर वो अप्रीहेंशन, जो फियर है, जब तक आप पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स नहीं ले सकते। जैसे ही आप उस सिचुएशन में आते हो आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस आपसे चला जाता है। तो एक्स क्या है? रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन एट 5 दैट वाई अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड प्लानिंग टू बर्न हिज क्रॉप एट द मिडनाइट। एक्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शाम को 5 बजे मिलती है कि मिडनाइट में उसके खेतों को कोई जलाने वाले हैं, उसका कुछ लोग हैं, उसको अपने फ्रेंड्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विच इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड। अब उसकी जो फसल है उसको हार्वेस्ट करना है, उसको वो जलाने का प्लान कर रहे हैं। उसने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म नहीं किया इस चीज को, जो केवल 1 किलोमीटर दूर था। उसने अपने फैमिली मेंबर को बुलाया और कुछ हथियार इकट्ठे किए और उनको मारने के लिए वो 11 बजे पहुंच गया। अब सोचो 5 बजे से लेकर 11 बजे इतना समय है कि आप पुलिस का, अथॉरिटीज का रिकोर्स ले सकते हो। तो जब भी ऐसा केस होगा आपके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं रहेगा। ये कॉमन सेंस है। आपको अगर कोई बोलता है मैं 11 बजे आऊंगा तो आप पुलिस के पास जाओगे। अगर कोई बिना बता आ जाए तुरंत, तब आपको आपकी मजबूरी है, आपको लड़ना पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ पे अब आपको ऑप्शन दिया गया एक्स इज नॉट लाइबल, एक्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर नॉट लाइबल, एक्स इज लाइबल, एक्स एंड हिज फैमिली मेंबर आर लाइबल। तो दोनों की लाइबिलिटी होगी क्योंकि वो क्या है, उनकी फैमिली ने भी और एक्स ने भी मिल करके ये वेपन इकट्ठा किए और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को ओवर एक्सीड किया। आप समझ गए, जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की पावर है उसको ओवर एक्सीड किया, तो इस केस में उनकी लाइबिलिटी एराइज होती है। राइट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टिल आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 98। अब हम 99 to 100, फिर उसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन बचेंगे और हम इस तरीके से आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे होंगे। आप समझ गए? अब ध्यान से समझना, खाली लीगल का क्वेश्चन सॉल्व किया और समझाते समझाते आप देखोगे ये वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी हो गई थोड़ी। आपके पास एग्जाम में 2 घंटे होंगे,
2 घंटे में ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो हमें क्या है, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है। पहले स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप मल्टीपल टाइम कोई चीज़ प्रैक्टिस करोगे तब आपकी स्पीड बढ़ती है। अगर आप दौड़ना चालू करो तो आप एक दिन में एकदम वो नहीं बन सकते, पीटी उषा नहीं बन सकते। लेकिन जब आप डेली दौड़ोगे, आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे हर दिन आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा। आप जैसे मान लो पहले आपको 25 किलोमीटर जाने में मान लो 25 किलोमीटर जाने में क्या 4.8 किलोमीटर जाने में आपको 25 मिनट लगते थे। अब आप देखोगे धीरे धीरे 25 मिनट से 20 मिनट लगने लग गए, फिर धीरे धीरे 19 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, प्रैक्टिस। तो वही चीज़ यहाँ पे, जितनी बार आप ये प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे स्पीड आपकी कम होती जाएगी, नहीं स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, टाइम आपका कम होता जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 says doing of an act which causes common injury, danger or annoyance to the public which is likely to cause such injury or annoyance is public nuisance. A common nuisance is not excused because it causes some nuisance or एडवांटेज। अब क्या कोई भी अगर आप ऐसा एक्ट करते हो जिससे कॉमन इंजरी होती है, डेंजर होता है, अनोयंस होता है पब्लिक को, तो ये क्या है, ये एक पब्लिक न्यूसेंस का एग्जाम्पल है, राइट। इट इज एन पब्लिक न्यूसेंस। अब यहाँ पे आपको फैक्ट दे रखे, ये जो कि एक फार्मर है हैविंग लार्ज फार्मलैंड्स बर्न्स क्रॉप, वो क्रॉप जो क्रॉप होती है, सबद होती है, पराली, उसको जलाते हैं वो ऑन हिज फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप टू मेक द फील्ड रेडी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। जो पहली क्रॉप है, जो पहली फसल है, उसको वो मतलब काटने के बाद उसको खेत को जलाया जाता है ताकि वो अगली फसल के लिए जो खेत है वो रेडी हो सके। और ये बहुत इफिशियंट तरीका है, बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है। ऑल्दो उससे पोल्यूशन बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो एक इफिशियंट तरीका है अभी के लिए। तो ये जो है ये फास्ट है, कन्वीनियंट मेथड है ऑफ मेकिंग द फील्ड रेडी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। लेकिन जो फार्मलैंड है वो डेंसली इनहैबिटेड रेजिडेंशियल एरिया में है, जो जहाँ से लोग गुजरते हैं, और उनको क्या है, उनको वाइल ट्रैवलिंग ऑन द रोड साइड, उनको क्या है, वो स्मोक के थ्रू उनको जाना पड़ता है। तो इज इट अ काइंड ऑफ न्यूसेंस और इज इट नॉट अ काइंड ऑफ न्यूसेंस? तो अब ये न्यूसेंस होगा या नहीं होगा, पढ़ लो भाई। जिससे लोगों को कॉमन इंजरी होती है, बहुत सारे लोगों को इससे गुजरना पड़ता है, डेंजर होता है, उनकी हेल्थ के लिए डेंजर होता है, एनवायंस होता है। अब समझिए, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारी की सारी जो ये एलिमेंट्स है ना, ये फिट हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब ये क्या है, ए हैज कमिटेड, ये हैज नॉट हटा दो, ए हैज कमिटेड पब्लिक न्यूसेंस। अब देखो ए बी सी ने दे रखा है, ए ने कमिट नहीं किया, ए ने कमिट नहीं किया, ए ने कमिट नहीं किया, लेकिन ए हैज कमिटेड दी पब्लिक न्यूसेंस। क्यों कमिट किया? क्योंकि उसने इंजरी, कॉमन इंजरी भी करी, डेंजर भी कॉज किया, एनॉयंस भी किया पब्लिक को। चलो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 40 क्वेश्चंस, नाउ ओनली 10 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101, प्रिंसिपल। डेथ कॉज बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ अ पर्सन इज एन ऑफेंस। अगर डेथ कॉज की जाती है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ अ पर्सन तो वो एक ऑफेंस होता है। X was driving a SUV car in a lonely road leading to a forest 160 km/h। भाई ये तो रैश ड्राइविंग का प्रो मैक्स हो गया। Suddenly someone appears from the forest and result in the accident. The car hits commuter causing his death। अब उससे उसकी डेथ हो जाती है। अगर आप रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से किसी पर्सन की डेथ होती है तो वो क्या एक ऑफेंस है। तो यहाँ पे भी भाई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है, बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं, तो X इज गिल्टी होगा ना, करेक्ट। अब 3 ऑप्शन दे रखे, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। X इज गिल्टी will hardly take 5 seconds to time to identify. Not only one option is given where X is guilty, so that will be the correct one. Then after that, coming to question number 102. Now question number 102 will be quickly solving all these. It says whoever causes death by rash or negligent. Again the same thing is given. X is having a house. Just give me a second. Now it says X is having a house on the roadside which is also having a street on the back of the house. He has a lawn on the back of his house where he has built a toilet. To prevent the intruders from entering into a house, he got the fence charged with a high voltage live electric wire. Z was passing through the street at the backyard of the house of the X and sat down to take rest near the fence, which while getting up his hands came in the contact with the fence while he was connected to the high voltage electric wire causing his death। अब अगर कोई भी आप रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करते हो, आप अपने घर की फेंसिंग में वो लगा देते हो, इलेक्ट्रिक वायर लगा देते हो, अब उसमें करंट रन कर रहा है, तो इससे जो दूसरे लोग हैं, जो पास निकलने वाले लोग हैं, उनके लिए आपका जो नेग्लिजेंट एक्ट है उनके लिए डेंजर कॉज कर सकता है, नहीं कर सकता? उनको लिए एनॉयंस क्रिएट कर सकता है, नहीं कर सकता? तो भाई कर सकता है। तो X हैज कमिटेड नो ऑफेंस, X हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ मर्डर। यहाँ पे X हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ, X हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ, चलो, whoever causes death,
उसकी डेथ हो जाती है, तो वो क्या है, कमिट्स एन ऑफेंस। तो कमिट्स एन ऑफेंस हमें देखना है। एक्स हैज नॉट कमिटेड ऑफेंस, गलत हो गया। एक्स हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंस, ये हो गया भाई, ये हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। और देख लो, एक्स हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ये भी गलत है। एक्स हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ मर्डर, मर्डर का तो ऑफेंस नहीं है, लेकिन डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 103 और 104 है, जहां पर आपको 103 दे रखा है, किलिंग इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड इन अ सडन फाइट विदाउट प्रीमेडिएशन इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन अ सडन क्वेरल। कि जो किलिंग है ना, वो एक मर्डर नहीं होती अगर वहां पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो। मतलब आप समझ गए, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत गुस्से में आकर के, बहुत ऐसा होता है ना, एंगर इतना ज्यादा होता है, सडन प्रोवोकेशन होता है, ग्रेव सडन प्रोवोकेशन होता है, जिसकी वजह से ये लोग मर्डर कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, जो लोग जेल में बंद है। तो ये क्या हो गया, एक्स और वाई वर बाइंग लिकर फ्रॉम द लिकर शॉप एट द 7। वाई ने क्या किया, एब्यूज किया एक्स को। देयर वाज अ क्वारल बिटवीन देम। एक्स टोल्ड वाई दैट ही विल नॉट स्पेयर हिम, he will not spare, वो उसको नहीं छोड़ेगा। and why shouted at his house and joining the shop only if X had the guts, he can come anytime. X went back to his shop which was nearby, procured a knife, went to Y's residence at 9 and stabbed him to the death. 7 बजे लड़ाई शुरू हुई, 9 बजे स्टैब कर दिया। मतलब समझ गए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होती है कि तुरंत झगड़ा हुआ, मार दिया, बाद में रिग्रेट कर रहे, अरे ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन 2 घंटे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो सकती है कि मैं गुस्से में था, मैं 2 घंटे गुस्से में हूं, मैं प्लानिंग करूंगा और मार दूंगा, तो वो सडन प्रोवोकेशन नहीं है, वो ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं है, वो प्रॉपर प्लानिंग है, तो वो मर्डर ही होगा। तो ये किलिंग क्या है, ये किलिंग मर्डर ही है। किलिंग मर्डर कब नहीं होगी, जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होगी। यहाँ पे सडन प्रोवोकेशन नहीं है। ये 7 बजे इनका झगड़ा 7 बजे हुआ, 9 बजे जाके इनको नाइफ से स्टैब कर दिया, तो ये मर्डर में आएगा। तो एक्स हैज कमिटेड मर्डर, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्स ने मर्डर कमिट किया है। वैसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स इंटेंशनली नोइंग दैट इट वुड कॉज और लाइकली टू कॉज इंजरी एंड वायलेंस टू द पर्सन अगेंस्ट हुम फोर्स इज यूज्ड इज एन ऑफेंस। अगर आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो, क्रिमिनल फोर्स यूज करते हो और जिसकी वजह से क्या है, जिससे आपको पता है कि उसको इंजरी होगी, एनवायलेंस होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक तरह का आपका ऑफेंस कहलाएगा। अब एक्स क्या है, एक रिनाउंड सोशल वर्कर है जिसने एक मूवमेंट लॉन्च किया लिबरेशन ऑफ वीमेन का, और वो पुल्स अप अ मुस्लिम्स वीमेंस वेल। वो एक मुस्लिम्स महिलाएं जो होती है वो बुर्का पहनती है, तो उनका बुर्का जो है वो उठा देता है। क्यों ऐसा करता है, इन गुड फेथ विदाउट हर कंसेंट कॉजिंग अनोयंस टू हर। अब उसने गुड फेथ में ऐसा काम किया, लिबरेशन ऑफ वीमेन के लिए किया, लेकिन विदाउट हर कंसेंट किया, कॉजिंग अनोयंस टू हर किया, और ये सिम्टम्स किसके हैं, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। अगर कंसेंट नहीं है, नो मैटर गुड फेथ हो, गुड फेथ में आप किसी का मर्डर थोड़ी कर सकते हो, गुड फेथ में आप किसी के घर में चोरी थोड़ी कर सकते हो। आप समझ गए। सो एक्स इज अ, और गुड फेथ की तो यहाँ पे कहीं पे प्रिंसिपल में बात ही नहीं की गई। तो एक्स इज अ रिनाउंड सोशल वर्कर, ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। भाई अगर आप बहुत जाने माने हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप क्राइम नहीं कर सकते, तो गलत ऑप्शन हो गया। एक्स एक्टेड इन गुड फेथ टू लिबरेट क्लचेस फ्रॉम द ट्रेडिशन, हैज नो कमिटेड ऑफेंस, नहीं। एक्स हैज डन द एक्ट इन पब्लिक, नहीं। एक्स हैज कमिटेड ऑफेंस बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, भाई उसने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है, उसने उसकी कंसेंट लिए बिना उसके लिए एनवायलेंस कॉज किया, मतलब ये हो गए एलिमेंट्स कंप्लीट, दिस इज एन ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 104 वी आर डन विद। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव और चेंज इट्स डायरेक्शन, चेंज इट्स मोशन, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, inducing any animal to move or to change its motion and thereby intentionally causing fear of injury or annoyance to the other by such an act is an offense of use of criminal force। मतलब क्या हो गया, अगर आप किसी पर्सन को भी, कोई एनिमल अगर है, उसको कोई पर्सन उकसाता है किसी पर्सन का पीछा करने के लिए, किसी पर्सन को काटने के लिए, तो वो भी क्या है, वो भी यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स का ही ऑफेंस में आएगा। ये क्या है भाई, सच एन एक्ट इज एन ऑफेंस ऑफ यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। अब एक्स क्या करता है, इंसाइट करता है, अपने डॉग को भड़काता है कि डॉग टू चेज एंड रन आफ्टर हिज नेबर वाई, कि वो उसके नेबर वाई का पीछा करे, एंड वाई टू टीच स्टे अवे फ्रॉम हिम, दिस एक्ट इज डन विदाउट नेबर्स कंसेंट एंड अगेंस्ट हिज विल। अब ये क्या है, अगेन आपको पता है, एज पर दी फैक्ट्स ये भी एक यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स है। एक्स हैज कमिटेड नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल फोर्स। अब ऐसे ऑप्शन में भाई बहुत ही आसान है इनको आंसर करना, 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ही आपको विरोधाभास दिखेगा, बिना क्वेश्चन पढ़े भी ऐसे आंसर कर सकते हो, लेकिन आपका पैटर्न थोड़ा अलग है। ये आपके लिए, आप समझ लीजिए बिगिनर लेवल आपके लिए वीडियो है, आप तैयारी स्टार्ट करने वाले हो, ये वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर आपने सारे लॉस पढ़ लिए, बेटर टू वॉच 2020, 2021
टिल 2025 पेपर्स, क्योंकि वहां पे आपका क्या है, वहां पे आपका जो चेंज पैटर्न है उस पे जो क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाते हैं। अ स्पाउस इज नॉट परमिटेड टू पुट इन एविडेंस in any court any communication during marriage between the spouse without the consent of the person to whom made the communication। अब अगर मान लो वाइफ हस्बैंड है और वाइफ हस्बैंड के बीच में कोई कम्युनिकेशन होती है उनकी मैरिज के दौरान, तो वो मैरिज के दौरान जो कम्युनिकेशन है ना वो किसी कोर्ट में मानी नहीं जाएगी। स्पाउस इज नॉट परमिटेड टू पुट इन एविडेंस एनी कोर्ट, वो किसी भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई जिनकी मैरिज के दौरान, जब उनकी मैरिज सबसिस्टिंग थी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स हु इज द वाइफ ऑफ वाई, अपने हस्बैंड को उसने देखा कमिंग आउट ऑफ नेबर्स हाउस एट 6 in the morning, और वाई ने अपनी वाइफ को बताया कि उसने नेबर का मर्डर कर दिया और जो ज्वेलरी है उसने अपनी वाइफ को दे दी। अब ये क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कम्युनिकेशन हुई है, तो जो हस्बैंड ने वाइफ को बताया वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। आप समझ गए बात कि जो हस्बैंड ने वाइफ को बताया वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा, लेकिन जो वाइफ ने देखा अपनी आंखों से वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। सीधी सी बात है। आई होप अगर आपको समझ आई हो बात। एक्स इज अलाउड टू अपीयर एज अ विटनेस इन द कोर्ट टू डिपोज दैट हर हस्बैंड हैज टोल्ड हर दैट, नहीं होगा ये। एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट, कि ये तो अलग ही स्टेटमेंट हो गया कि इट्स हर चॉइस वाला ऑप्शन हो गया, नहीं ये तो इसका कोई लेना देना है। एक्स इज नॉट अलाउड टू अपीयर एज अ विटनेस टू डिपोज व्हाट वाज टोल्ड बाय हर हस्बैंड, हाउएवर शी कैन डिपोज व्हाट शी सॉ, उसने जो देखा है उसको वो डिपोज कर सकती है, लेकिन वो अलाउड नहीं है कि वो कोई ऐसा मैटर डिपोज करे जो उसके हस्बैंड ने उसको बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा कोई भी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 107, इट सेज प्रिंसिपल सेज ओरल एविडेंस मस्ट ऑलवेज बी डायरेक्ट। अगर आप कोई ओरल एविडेंस प्रोड्यूस करते हो तो वो एक डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। द पर्सन हु सेज ही सॉ द इवेंट एंड हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस। हियरसे एविडेंस क्या होता है? कहीं सुनी बातें, कि मेरे को ए ने बताया था बी से, बी ने सी को बताया, सी ने मुझे बताया कि ए ने उसका मर्डर कर दिया। ये क्या है? ये प्योरली हियरसे एविडेंस है। किसी ने किसी को बताया, फिर किसने किसको बताया, फिर किसने किसको बताया, उससे तो मुझे पता लगा। अगर मैंने अपनी आंखों से ए को मर्डर करते हुए देखा तो ये ओरल एविडेंस एडमिसिबल होगा। लेकिन अगर ये हियरसे एविडेंस है, किसी से सुन के आया है, तो ये एडमिसिबल नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो एक्स वाज टोल्ड बाय वाई, जिसको एक्स ट्रस्ट करता है, एक्स को वाई ने बताया दैट जेड मर्डर्ड ए। एक्स को वाई ने बताया कि जेड ने ए का मर्डर कर दिया। अब एक्स का स्टेटमेंट क्या एडमिसिबल है? एक्स का जो स्टेटमेंट है एडमिसिबल है, एडमिसिबल है? नहीं एडमिसिबल है। क्यों एडमिसिबल नहीं? बिकॉज ही हैज नॉट सीन, उसने वो देखा नहीं है, वो हियरसे एविडेंस बन गया। उसको ये बात पता लगी किसी के थ्रू, भले ही उसको बहुत ट्रस्ट करता है, लेकिन वो हियरसे एविडेंस, अगर उसने खुद देखा होगा तब वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 107. मूविंग अहेड, दिस क्वेश्चन नंबर 108 is given, where principal says terms of any written contract can be proved by producing the written contract only and oral evidence is excluded। अगर किसी भी written contract में, written contract can be proved by producing the written contract only। अगर कोई written contract है terms and conditions का, तो उसको proof written contract को ही produce करके किया जा सकता है, oral evidence को exclude कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा उसको। अब ए और बी क्या है? रिसीट ऑफ मनी पेड बाय बी, ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड टू प्रूव द पेमेंट। नहीं भाई, वो जो ये ओरल एविडेंस है ना, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ओरल एविडेंस इज ऑलवेज अलाउड, नहीं भाई। इज जनरली डिसअलाउड, नहीं। इज ओरल एविडेंस इज प्रूव पेमेंट इज नॉट अलाउड। ओरल एविडेंस टू प्रूव पेमेंट इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि आपको रिसीट दिखानी पड़ेगी। एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ना कि आपको ओरल एविडेंस से आपका काम चलने वाला है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 108। अब देखो भाई, ये आपकी जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी। आप उसके लिए यू कैन कमेंट इन दी चैट बॉक्स। ऑल्सो आपकी जो जितनी भी पीडीएफ होती हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती हैं, तो आप उसको भी आप लाइक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो चैट बॉक्स में। वी विल जनरली टेल यू कि कैसे आप उनका एक्सेस आपको मिल सकता है। और ये तो बहुत ऑब्वियस बात है भाई, आप ये वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 108 कर लिया। अब 109 और 110 एंड देन देयर वी आर डन विद द क्वेश्चन। चलो अच्छा, अब हमने 48 क्वेश्चंस किए आपकी क्लास में। 109 मतलब 49 और 50 ये क्वेश्चन आपको पॉज करना है और इनको पढ़ना है और इनका आंसर आपको करना है चैट बॉक्स। कंप्लीटली सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने डिस्कस किया।
अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आप इजीली आंसर कर पाओगे। ये आपका जो 109 और 1010 है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इनके ऑप्शन देखने हैं और इनका आंसर आपको चैट बॉक्स में बताना है। और उससे पहले ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है 2019 के पेपर्स की, अब 2019 के बाद 2020, 21, 2, 3, 4, 5 ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो आप ये वीडियोस जो हैं इनको लाइक कर सकते हो, आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, एंड यू कैन राइट द गुड वर्ड्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू so much guys for watching this video. I wish you the best for your CLAT journey.